अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, और बहुत बहुत स्वागत अंशुल जी आपका, अंबाला मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो आज मतलब अंशुल जी कोट के साथ, मतलब वाह, बहुत शानदार। तो मतलब हर दिन एक नया अवतार मिलता है। लेकिन अविनाश सर, कैसे देख रहे हैं सर आप बाजार को? क्या वाकई में सेंटिमेंट खराब हो गया है बाजार का? क्या बड़ी चिंताएं आपको दिखाई दे रही हैं जो बहुत लोग अब बात कर रहे हैं? कल अगर देखें एफआईडीआई लगा, कल तो दिन में ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं कितनी बड़ी बिकवाली होगी, कैश में तो सिर्फ 100 करोड़ की बिकवाली रही, कोई बहुत बड़ा अंतर रहा नहीं। फिर ऐसा क्या हो रहा है बाजार में जो अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? गुड मॉर्निंग विपुल। देखिए, पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि बाजार में आवाज बहुत ज्यादा है और एआई से रिलेटेड बहुत बातें हो रही है। मुझे लगता है कि देखिए, बाजार कंफ्यूज है कि एआई आने के बाद क्या होगा। आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एंथ्रोपिक ने बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, इक्विटी रिसर्च, ऐसे सारे चीजों के लिए भी अभी प्लगइन आया है। तो कई लोगों का मानना है कि इक्विटी रिसर्च अभी मशीन करेंगे, रोबोट करेगा। उसके लिए हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं लगेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये सारी जो बातें है ना, ये सुनने के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे अगर आप किसी को पूछो जो बाजार में 20, 25, 30 साल से है, कि देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक फैसिलिटेटर टूल है। आप कोई भी टूल ले लीजिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कंप्लीटली कोई बंदे को रिप्लेस करना या आईटी कंपनीज को कहना कि आईटी कंपनीज खत्म हो जाएंगी, ये मेरे ख्याल से जो रीजनिंग है, ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है कल के बाजार में जिस प्रकार से बिकवाली हो गई, आपका आईटी इंडेक्स करीबन 7-8% डाउन था। आज हम बाउंस बैक देख रहे हैं क्योंकि वही आईटी कंपनीज ने कॉन्फिडेंस जताया कि हम तो आर्टिफिशियल टूल का इस्तेमाल करके हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ाएंगे। इनफैक्ट टीसीएस के चेयरमैन चंद्रा ने कहा है कि उनको कोई फिक्र नहीं है, वो काफी कॉन्फिडेंट है कि आगे आने वाले दिनों में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देने का उनके पास कमिटमेंट है। तो मुझे लगता है कि बाजार में देखिए, ये जो इंडेक्स को लेके जो वॉलेटिलिटी है ना, वो तो चलती रहेगी, नए नए न्यूज आते रहेंगे। आपको फोकस करना है जहां पे कंपनीज ने Q3 के नंबर्स अच्छे दिखाए, क्योंकि मार्केट फाइनली डेटा को रिस्पेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तीसरी तिमाही पिछले दैट इज सितंबर क्वार्टर से तो बहुत बेहतरीन थी। पहली बार हमने देखा है कि ग्राउंड लेवल पे हमने देखा है कि डिमांड अच्छा बढ़ रहा है, जीएसटी के कट्स अभी डिमांड में बदल रहे हैं। और मिड दिसंबर से काफी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने कहा है कि अभी डिमांड पहले जैसे और बेहतरीन होने की उम्मीद है। तो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर विपुल और भी अच्छा आएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा इस बाजार में। इंडेक्स का तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि एक दिन नीचे है, दूसरे दिन ऊपर है, तो इस प्रकार का ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखिए, और जो सेक्टर्स हमको पसंद है उसमें ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स है, हॉस्पिटल्स है, उसके बाद होटल सेक्टर है, कैपिटल गुड्स है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है। आपको सिर्फ थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा सा रिसर्च और प्रोसेस यूज करके स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। क्या कमेंट्री की सर आपने, मतलब बिल्कुल इंट्राडे हाई पे बाजार खड़ा कर दिया आपने अपनी कमेंट्री से। 25,629, 50, 25,630, 25,631 ये हाइस बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के अंदर। तो धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंबाला मैम, अभी भी 24,300 का आपका जो टारगेट है वो कायम है, या फिर बदलाव करना चाहेंगे अपने आप इस स्टेटमेंट में? जी गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स एंड आवर को-पैनलिस्ट। 24,300 मेरे लिए सबसे ज्यादा पेन पॉइंट वाला एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सपोर्ट रेंज है। मतलब यहाँ अगर आ जाए तो बहुत स्मार्ट मनी मार्केट में फ्लोट होगी। एंड रही बात कि इसको मैं किस एंगल से देख रही हूँ कि ये आएगा ही, जब भी मैं बात कर रही हूँ आई एम लाइक कि हम ये आज आना चाहिए और मैं वेट करूंगी। अगर मुझे निफ्टी ईटीएफ के बारे में फ्रेश लॉन्ग प्लान करने हैं तो 24,300 इज समथिंग जहां पर आप बिल्कुल निसंकोच होकर के पैसा लगा सकते हैं। अब इसको आने के लिए विपुल जी 5% है, मैं तब भी यही बोल रही हूँ, अभी भी यही बोल रही हूँ, इट्स नॉट सो फार फ्रॉम योर करंट प्राइस, जस्ट 5% दूर। अब 5% की दूरी के लिए आपकी मर्जी है कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे तो 5% कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से देखना चाहें कि 24,300 ही आएगा और तब मैं पैसा लगाऊंगी या लगाऊंगा, तो सिर्फ 5% की बात है। अब इसके लिए
रीजंस बनेंगे। मैं वेट करना चाहूंगी और मैं अभी भी इस चीज को स्टिक हूँ। मैं इसके लिए वेट करना चाहूंगी कि ये भाव आ सकता है, आना चाहिए, और यहाँ पर जब भी आएगा तब भी एक अच्छा पैसा मार्केट में लगा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि क्या हम वेट करते रह जाएं, बिकॉज 5% एक दूरी के लिए क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में है, क्योंकि निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज इसके पास है और यहाँ से अमूमन डाउन साइड हो जाती है लिमिटेड एंड अप साइड हो जाती है एक नए ट्रेंड की फिर शुरुआत होती है। सो इन एंड ऑल 24,300 इज समथिंग जिसका हम वेट कर सकते हैं अगर हमको बहुत बड़ा पैसा लगाना है। ट्रेड करने के लिए ये भाव ठीक है, आप कर सकते हैं इसमें ट्रेड। चलिए ठीक। अंशुल सर, क्या व्यू है सर आपका? कल काफ़ी बातें हुई और हमारे जो सहयोगी रचित जी थे, पूरा सेंटिमेंट बाजार से खराब हो गया। अब क्या लग रहा है सर अभी से, मतलब ये जो आईटी की रिकवरी है भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि निश्चित रूप से कल टूटा भी आईटी की वजह से था, आज रिकवरी भी आईटी की वजह से है। आप कैसे देख रहे हैं सेंटिमेंट को अभी? सर मैं शुरू करना चाहूंगा आपकी टिप्पणी से, जो आपने मेरे ब्लेजर पे की, तो उसके लिए मैं आपने, अरे प्रभु, नहीं मैं उसके लिए कहना चाहूंगा, नहीं उतारने की वजह है सर, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा मैडम लाल पहन के आई थी तो उसको काउंटर करने के लिए मैं हरा पहन के आया था। अब मार्केट हरा हो गया है तो मैंने उतार दिया, अब संभल ही गया है मार्केट। कल आपको याद होगा बार बार मैं यही कह रहा था कि रेंज का बॉटम 25,532 है, टूटा है तो 25,372 तक आएगा, इससे नीचे नहीं लग रहा है। लास्ट 2 मिनट की कैंडल हैमर के साथ क्लोजिंग हुई थी, क्लोजिंग में जहां पे लाइव था वहां पे भी मैं बाई देके गया था। 25,532 पहला टारगेट था जो कि खुलते में ही हो गया। 25,663 दूसरा टारगेट है जो प्रोबेबली इस शो के खत्म होते होते शायद हो जाएगा। प्रॉब्लम मेरी आ रही है बैंक निफ्टी से, जो अब तक रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रही थी वहां पे थोड़ा सा डल एक्शन हो गया है। 61,360 60,961 इस रेंज में जाके फंस गई है। तो मैं बैंक निफ्टी में, जैसे मैं पहले बोलता था मेरा निफ्टी में इंटरेस्ट नहीं है, केवल बैंक निफ्टी में है, कल मेरा सिर्फ निफ्टी में इंटरेस्ट था, बैंक निफ्टी में नहीं था। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी आउट ऑफ साइट नहीं है। जैसे ही 61,360 के ऊपर आएगी बैंक निफ्टी से दोस्ती वापस हो जाएगी। अभी छोटी सी कट्टी हो रखी है बट 61,360 के ऊपर दोस्ती वापस हो जाएगी। टारगेट 62,000 ऑल टाइम, मतलब टारगेट 62,000 का रहेगा, लेकिन ऑल टाइम हाई की जो रेंज है 61,678 वहां पे एक बार अटक सकती है, बट टारगेट 62,000 रहेगा। तो बस केवल 61,360 के ऊपर 75 मिनट के चार्ट की क्लोजिंग का वेट कीजिए, क्योंकि कल भी आप देखिए, कल यही 10:30 बजे वाले शो में जब हम बात कर रहे थे निकला उसके ऊपर, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे आई। तो जो अति उत्साही लोग क्लोजिंग का वेट किए बिना चढ़ गए, अगली ही कैंडल में 350 375 पॉइंट नीचे दिया, सीधा रेंज का लो 961। तो फिर वही चीज कहूंगा, अति उत्साह की जगह थोड़ा सा महंगा खरीद लीजिए, लेकिन कंफर्मेशन का वेट कर लीजिए। 61,360 के ऊपर 75 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, आराम से बाई कर लीजिएगा, 62,000 मिल जाएगा। 61,678 एक बार अटक सकता है, बट बम्प इन द रोड है, स्पीड ब्रेकर की तरह, जहां स्लो हो सकती है स्पीड, 62,000 के पहले रुकेगा नहीं। दूसरा दो फ्रेश ट्रेड है सर और 3 अपडेट है। पहले क्या दे दूं? पहले सर फ्रेश ट्रेड दे दीजिए, उसके बाद से अपडेट दे दीजिए जैसा। चल फ्रेश ट्रेड ले लीजिए। जो अविनाश जी ने कहा आईटी से ही शुरुआत करते हैं। इन्फोसिस ले लीजिए, इन्फोसिस बहुत बेहतरीन लग रहा है। मतलब डाउन साइड इसमें फिलहाल के लिए डन है, बाउंस बैक बन सकती है। 1318 1319 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे ले लेना चाहिए। 1318 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1295 रुपए का, और टारगेट लगा लीजिए आप 10 डे मूविंग एवरेज का, जो कि है 1362। 2-3 दिन में अगर टारगेट आया तो 1350 1355 1365 ले लीजिए। 1355 1365 ये टारगेट आप ले लीजिए इसमें इन्फोसिस में। और दूसरा मैं भूल गया मेरे को क्या देना था। आप सोचिए 1355, तब तक मैं बता देता हूँ, आप सोच लीजिए। 1355 1365 के टारगेट के लिए यहाँ पे इन्फोसिस में खरीदारी करने की सलाह है। अच्छी रिकवरी आईटी में देखने को मिल रही है, और अंशुल जी का मानना ये है कि ये रिकवरी इन्फोसिस में और तेज होती हुई दिखाई दे सकती है। 1295 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। 1355 1365 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, और यहाँ से अभी 30-35 रुपये का ऊपर का अपसाइड जो है वो और देखने को मिल सकता है इन्फोसिस के अंदर। तो दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस पर दांव लगाने की सलाह दी जा रही है। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? याद आया आपको? आगे बढ़े जी। नहीं अभी तो नहीं आया सर, लेकिन 2-3 अपडेट दे दूं। इंडसइंड बैंक कल सुबह 921 में अपन ने बाय दिया था, 937 का टारगेट था, अभी 940 का हाई बन गया है, इसको बुक कर लीजिए।
दूसरा MRPL दिया था कल सुबह 193.50 में, आज 203.90 का हाई बना है। तो MRPL में भी फटाफट 10 रुपए यानी लगभग 5% तो हो ही गया, 5% आपको मिल गया है FD बराबर, इसको बुक कर लीजिए। तीसरा श्रीराम पिस्टन, आपको याद होगा श्रीराम पिस्टन अपन देखे गए थे 3150 पे, कल भी हाई बना था और आज भी लगभग वहीं पे हाई बना है 3230 का, 3250 अपना टारगेट था, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इन 3 चीज में प्रॉफिट बुक कीजिए। दूसरा भी नोट किया था, हाँ, थंगमलाई ज्वेलर्स, थंगमलाई ज्वेलर्स 3820 रुपए पे इसको बाई करना है, नया बाई 3820 रुपए पे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है, स्टॉप लॉस आपका लगेगा 3700 रुपए का, मतलब 120 रुपए की आपकी रिस्क रहेगी और ऊपर में 4000 रुपए जा सकता है। तो थंगमलाई ज्वेलर्स बाई करना चाहिए। और ये मैं बहुत समय से 2 बार पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे 150-200 रुपए अपन कमा चुके हैं, तीसरी बार बाई बन रहा है, तो इसको बाई करके चलिए। 3815 चल रहा है, यहाँ बाई कर लीजिए, 3700 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 4000 का टारगेट लगा लीजिए। 4000 के टारगेट के लिए थंगामलाई ज्वेलरी खरीदारी करने की सलाह है। 3700 का स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पर ये सलाह दी जा रही है। तो 2 ट्रेड अभी तक निकल करके आए हैं, इन्फोसिस और थंगामलाई, एक काइटी एक जेमसन ज्वेलरी, दोनों में ही बीच में प्रेशर देखने को मिल रहा था, अब रिकवरी है। इन्फोसिस और थंगामलाई, इन्फोसिस 1355 1365 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाइए 1295 का, अभी 1320 के आसपास ट्रेड करता हुआ। थंगामलाई में स्टॉप लॉस लगाइए 3700, 3700 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। ऊपर की तरफ यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं करंट लेवल से करीब करीब 200 रुपये ऊपर, और जो है यहाँ पर 4000 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 ट्रेड फिलहाल अंशुल जी की तरफ से निकल करके आते हुए आगे बढ़ते हैं। सर, आपकी एक्सपेक्टेशन अविनाश सर क्या है अब मार्च सीरीज से? मार्च सीरीज अगर हम देखें तो जो इतिहास कहता है, अगर 2021 से लेकर के अभी तक के ट्रेंड को देखें तो मतलब एक बार को छोड़ दिया जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि मार्च सीरीज के अंदर सकारात्मक व्यू रहा है, और कई बार तो 3-4%। ये देखिए पिछले 6 सीरीज से बैंक निफ्टी लगातार पॉजिटिव रहा है, 7000 अंकों की तेज़ी यहाँ पर रही है। मार्च सीरीज में निफ्टी के लिए ज़्यादातर पॉजिटिव रही है। फरवरी सीरीज जो है वो में क्या कुछ स्थिति रही वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन सर, मार्च सीरीज का इतिहास तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी का माहौल है वो दूर होगा? जिस तरीके से FIs का भी सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि इंटरनेशनल अभी भी एक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गतिविधियां वो चिंताएं बढ़ा रही हैं। आपका व्यू कैसा है सर अभी की स्थिति को देखते हुए? नहीं, बिल्कुल, देखिए विपुल, मार्च का महीना मुझे लगता है काफी अच्छा होगा, क्योंकि एक तो देखिए अभी फ्राइडे को हमारे GDP के आंकड़े आने वाले हैं। अंदाजा है कि आंकड़ा करीबन 8% के पास में होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि जो ग्राउंड लेवल एक्टिविटी हमने देखा है कि बहुत सारा ऑप्टिमिज्म है कि अप्रैल से पॉसिबली एक्सपोर्ट जो इंडिया से जाते हैं, जैसे टेक्सटाइल हो गया, फार्मा हो गया, ऑटो कंपोनेंट हो गया, वहां से ग्रोथ वापस रिज्यूम होगा, क्योंकि ड्यूटी स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि FIs का रवैया थोड़ा थोड़ा अभी बदल रहा है। आपने सही कहा कि देखिए जो बिकवाली हमने जनवरी में देखी थी, वो बिकवाली को अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली फरवरी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ गया है। मार्च में लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वैल्यू बाइंग शुरू करेंगे। और जिस प्रकार से अभी कटौती इक्विटी मार्केट्स में हुई है, कहीं ना कहीं वैल्यू अभी इमर्ज हो रही है। तो क्लियरली स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में 12 से 15 महीने में इतनी सारी पिटाई हो चुकी है, तो अभी वैल्यू दिख रहा है और कहीं ना कहीं पैसा जरूर आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रधानमंत्री अभी इजराइल में है, तो कोई बड़े अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। मार्केट्स इसको भी बहुत क्लोजली वॉच करेगा। डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ये सारे एरियाज पे शायद 1-2 दिनों में हमको अनाउंसमेंट मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि मार्केट में आपको वापस कहूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखे, क्योंकि ग्लोबली क्या आता है, AI के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है या कोई ग्लोबल इवेंट होता है, क्योंकि अभी US और ईरान की जो बातें हैं वो अभी चल रही है। यहाँ पे अगर कोई वायलेंट कोई न्यूज फ्लो आता है तो हो सकता है कि मार्केट को वापस झटका लगेगा। अदरवाइज अगर ईरान का मामला सुलझता है तो मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगी। तो डेफिनेटली मार्च एक अच्छा महीना होना चाहिए। मार्च से उम्मीदें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच अभी 2100-2200 के आसपास तक
लोग हमारे साथ जुड़े थे, अब 2000 के आसपास हैं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, पहले तो धन्यवाद आप लोगों का, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को लगाइए, ऐप जो मतलब फेसबुक पे शेयर कीजिए लिंक को, ट्विटर पे शेयर कीजिए लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुंच हो सके। और अभी की जिस तरह की वोलेटिलिटी है, आप खुद भी कोशिश कीजिए और अपने जो भी मित्रगण और परिवार के लोग हैं उनसे भी कहिए कि ये जो रील के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से जो सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स नहीं हैं उन इन्फ्लुएंसर से बच करके रहें। चलिए माला मैम, आपकी क्या अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आ रही है, उसके बाद से आज का सेगमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब ने बहुत कुछ कहा है और उसके चलते बहुत सारे शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है। तो अपना आज का हम ट्रेंडिंग स्टॉक शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ अपडेट और कोई नई कॉल है क्या आपके पास? तो देखिए, नई कॉल में सबसे पहले तो मुझे अभी भी, कल भी मैनकाइंड फार्मा हम लोगों ने 2050 के पास मैंने बोला था खरीद सकते हैं, आज 2100 के आसपास है। ऑप्शंस में भी ये ट्रेड में बोली थी कि आप ले सकते हैं, 110 के आसपास 2000 की कॉल थी, 135 का टारगेट था, वो शायद आज हिट हो जाएगा अभी 1-2 मिनट के अंदर में, 133 का हाई तो बन गया है। बट मैनकाइंड फार्मा स्टिल वेरी गुड, अभी भी मैनकाइंड फार्मा अच्छा है। आप इसको बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर, इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म आइडिया दोनों के तौर पर ले सकते हैं मैनकाइंड फार्मा। कल भी 2000, फिर से बोल रही हूँ कि जो लोग कल लिया है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये टारगेट की तरफ जा रहा क्या करे, ये अभी बहुत अच्छी पोटेंशियल है इस स्टॉक में, आप इसको खरीद सकते हैं। टारगेट यहाँ पर 2300 से 2450 के होंगे। स्ट्रेटेजी ये है कि आपको यहाँ पर, हाँ ठीक, एक बार टारगेट फिर से बता दीजिए। मैं फिर से बता रही हूँ। सो फॉर मी, मैं इसको रेंज दे देती हूँ 2050 से 2100 की रेंज के अंदर हम इसको खरीद सकते हैं जब भी आपको मिल रहा है। और 1970 रुपए का ही सिर्फ स्टॉप लॉस रखिए। 2300 रुपए का पहला टारगेट आपका यहाँ पर कम से कम रखिएगा और 2450 का दूसरा टारगेट। और नजरिया पहले टारगेट के लिए सिर्फ 1 महीने का ही है, दूसरे टारगेट के लिए अप टू 3 to 4 मंथ का आपको टाइम लग सकता है। ये तो हो गया कैश मार्केट का एक्सप्रेस ट्रेड या फिर जो फॉलो ट्रेड है। एक बार मैं भी जरा बता दूं जरा अपने दर्शकों को, जरा स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं। स्टॉप लॉस 1950 बताया, कितना बताया आपने? 1970 सॉरी 1970 ऊपर आ गया। पहले 1950 कल था, भी ऊपर आ गया तो थोड़ा चेंज कर लिया। कोई बहुत अच्छा किया मैम आपने। 2112 2113 ये भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2300 2450 दो टारगेट यहाँ पर के लिए सलाख है। यहाँ पर 2450 के लिए थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन 2300 पे रखें नजर। 1970 का रखें स्टॉप लॉस। मोमेंटम में शेयर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, 2.5-3% के आसपास की तेजी मैनकाइंड फार्मा में देखने को मिल रही है। तो आज का तीसरा ट्रेडिंग स्टॉक्स यहाँ पर निकल के आया है। इन्फोसिस, थंगामलाई और मैनकाइंड फार्मा ये तीसरा है। और आगे के अपडेट के लिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे कोई भी इन तीनों में कोई बहुत तेज गतिविधि होगी तो स्क्रीन पर हम दोबारा लेकर के आएंगे। ये देखिए, ये थंगामलाई ज्वेलरी भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 3845 का लेवल देखने को मिल रहा है। 4000 के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, 3700 के स्टॉप लॉस। इन्फोसिस पे 1355 का टारगेट दिया गया है, 1313 1314 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ। तो कोई गतिविधि होगी तो हम इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे इन सभी शेयरों को। और अगर हमारे एक्सपर्ट्स कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे तो भी हम लेकर के आएंगे। यहाँ पर तमाम चीज़ों पर रखें नजर। और जिसमें अंबाला मैम कंटिन्यू कीजिए। एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक में अर्ली प्रॉफिट बुकिंग करना है, 2 में टारगेट हो गए तो उनकी अपडेट देने दीजिए ताकि लोगों की कैपिटल फ्री और रोटेशन कर सके। सो ममता मशीनरी का टारगेट हो चुका है, आप वहां पर अपने प्रॉफिट को चाहे तो आज बुक कर सकते हैं। पहला टारगेट जो दिया था ममता मशीनरी, इट गॉट हिट टुडे 440 रुपए पर, तो वो एक टारगेट है। और अच्छा खासा उसमें एक अपसाइड का मूवमेंट आप लोगों को मिल गया। लगभग 1 मिनट, अगर 13 तारीख को ये ट्रेड दिया गया था विपुल जी। और दूसरा है आरआर केबल। आरआर केबल, यस, आरआर केबल में भी आज का आपका जो पहला टारगेट था 1530 का, 1530 का, वो भी हिट हो गया है। वहां पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर होल्ड करना है तो आधी क्वांटिटी अभी भी आप कैरी करिए। ममता मशीनरी में पूरा प्रॉफिट बुक करिएगा। एक था प्रैक्टल 925 926 की रेंज पे दिया था मैंने, लेकिन 820 का स्टॉप लॉस दिया था जो कि आज अभी थोड़ी देर पहले हिट हो गया है। तो फ्रैक्टल में से स्टॉप लॉस हिट हो गया, निकल जाइएगा। एक दूसरा ट्रेड था सीसीएल परसों की रिकमेंडेशन में आया था। 1035 पर उसको बाइंग दी थी, अभी आप उसको 1035 के ट्रेलिंग के साथ होल्ड कर जाइए। टारगेट उसमें 1075 का है। 1.5 रुपए से रह गया था टारगेट, वो आज मोस्ट लाइकली आज हिट हो जाएगा।
ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई। चलिए, 25 हो गए, तो फटाफट जो है आज के सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। और बहुत जो है अच्छे अच्छे शेयर आज ट्रेंड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईटी तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे शेयर हैं। तो आज के सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, जिसमें जो गूगल पे ट्रेंड हो रहा है, जो खबरों में ट्रेंड हो रहा है, जो हमारे चैट बॉक्स में ट्रेंड हो रहा है, इन तमाम शेयरों पर बातचीत करते हैं। और पहली चर्चा करेंगे अविनाश सर के साथ। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। जो है ट्रंप साहब ने क्या कुछ कहा है, उसके चलते बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। भारत से सोलर इंपोर्ट पर 126% काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई है। ट्रंप साहब अभी मानने को जो है राजी नहीं है। इंडोनेशिया पर 104.38% ड्यूटी लगाई गई है। लाओस पर जो है वो 80.67, भारत पर लगा दी है सबसे ज़्यादा 126% की ड्यूटी। आपको बता दें कि यूएस सोलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से शिकायत दर्ज की गई थी और सोलर मैन्युफैक्चरिंग को गलत तरीके से सब्सिडी देने के आरोप लगाए गए थे। और इन तमाम खबरों के चलते जो है आज हम देख रहे हैं कि बड़ा सेंटिमेंट खराब होता हुआ दिखाई दिया है प्रीमियम एनर्जी और वारी एनर्जी के ऊपर। सर, पहले तो इस खबर पर आपका रिएक्शन और साथ ही में वारी एनर्जी पे आपका व्यू क्या रहेगा। अविनाश सर, आपका रिएक्शन पहला। देखिए, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव है, क्योंकि काफी इंडियन कंपनीज यूएस मार्केट्स को सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट करती थी। इसमें वारी, प्रीमियर एनर्जीज का नाम आता है। बट मुझे लगता है कि देखिए, सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात इन सोलर कंपनीज को है वो है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है सोलर के लिए, और गवर्नमेंट भी इनको पुश कर रही है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेंटिमेंटली इस खबर से इन स्टॉक्स में थोड़ी सी कटौती या खराब सेंटिमेंट आपको देखने को मिले। बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ा बदलाव अर्निंग्स में आएगा। तो आई थिंक ये आज कल में मार्केट इसको पचा लेगा, और ऐसा कोई खबर नहीं है कि जिससे पूरा धंधा ही बंद होने वाला है। तो डोमेस्टिक मार्केट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वहां पे तो बिजनेस इज एज यूजुअल। तो डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे। अगर स्टॉक्स गिरते भी है तो मुझे लगता है कि आपको फिक्र करने की बात नहीं है। आपको कम से कम एक 8 से 12 महीने की अवधि के लिए ऐसे स्टॉक्स में निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि आगे भी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आएगी। चलिए, अंबाला मैम, सिर्फ चार्ट्स पे लेवल्स बताइए जरा वारी के क्या लग रहे हैं। और प्रीमियर के अंशुल सर से पूछ लेते हैं प्रीमियर एनर्जी पे, और क्या कुछ व्यू है। अंबाला मैम, पहले आप। वारी एनर्जीज, राइट? ओके, तो फिलहाल वेट करेंगे हम इसमें, और डाउनसाइड पॉसिबल है। 2100 और 2000 का भाव आएगा विपुल जी, तो उसका वेट करिए। और अगर कोई पहले से इसमें है, वेट कर रहे हैं कि एवरेज करें, तो 2000-2100 का भाव का वेट करना चाहिए। अभी 2700 पर है, तो बहुत दूर है। अभी 12% से ज्यादा का डिक्लाइन अभी भी पॉसिबल है, सो वेट फॉर दैट। बहुत लोग तो काफी ऊपर के लेवल पे फंसे हुए, वैसे ये सेक्टर चला नहीं, और अब यहाँ से भी 2000 का लेवल एक्चुअली 18% बनता है। तो देखिए, अभी जो है सो है। अभी अविनाश जी ने जो बात बोली कि यस, इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट, आई डू अग्री विद इट, बट द मार्जिन्स का ऑलरेडी एक बहुत अच्छे मार्जिन पर बाहर के मार्केट के साथ इनके टाई अप है। और ये वैसे आज का फ्लक्चुएशन नहीं है। उन्होंने बोल ही दिया है कि वो खुद की कंट्री की जो कंजप्शन है वो नेचुरल रिसोर्सेज से ज्यादा करना चाहते हैं। मैं यूएस से मार्केट की बात कर रही हूँ। तो जब उनके पास जब इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो हम उसको क्यों ना यूज करें, क्यों हम अपना ट्रेड डेफिसिट बढ़ाएं। सो दैट इज द कोर आइडिया बिहाइंड, एंड उसके चलते वो ये लोग करेंगे वो चीज को, क्योंकि जनसंख्या वगैरह कम है, सो इम्पैक्ट रहेगा। तो अभी फिलहाल इन स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। कॉस्ट, बहुत सारी चीजें हैं, सप्लाई साइड, मार्केट साइड, दोनों तरफ से। ठीक है। अंशुल सर, आपका व्यू प्रीमियर एनर्जी पे, और कितना डाउन साइड? सर देखिए, प्रीमियर एनर्जी पे बस अभी आर्टिकल ही लिख रहा था मिंट के लिए। प्रीमियर एनर्जी में बाउंस बैक दिख रहा है, 790 रुपए तक के लिए बाउंस बैक आ सकता है। आज गिरा है, वॉल्यूम 400% राइज है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम, लेकिन लोएस्ट पॉइंट पे खुला, हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है। गैप फिल पहले होगा 760, फिर 50 डे मूविंग एवरेज 790, ये जोन तक जा सकता है। अब सवाल आता है कि चला तो जाएगा, लेकिन क्या लॉन्ग में पार्टिसिपेट करना चाहिए? अगर आप 100 क्वांटिटी यूजुअली ट्रेड करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप मतलब 100 क्वांटिटी नहीं करना चाहिए, अगर आप 1% ऑफ द कैपिटल रिस्क पर ट्रेड लेते हैं, तो इसमें 0.2 या 0.25% कैपिटल से ज्यादा की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। नहीं, जो भी आप क्वांटिटी ट्रेड करते हैं 1/4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में काम कर लीजिए, वहां ज्यादा अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर ये इसी तरह का रिस्क थोड़ा सा जो लोग लेने वाले हों वो वारी पे नहीं ले सकते? वारी पे नहीं लेना चाहिए सर। वारी एनर्जी क्लियरली, अगर आप वारी एनर्जी का चार्ट देखिए, 2850 पहले गैप के साथ ब्रेकआउट आया था 3 फरवरी को, और 8.6 मिलियन का वॉल्यूम था, 570% वॉल्यूम राइज था।
9 दिन तक उसको फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला और 18 फरवरी को जैसे ही उसका लो टूटा तो ये जो 8.6 मिलियन शेयर बाइंग हुई थी इसकी लिक्विडेशन स्टार्ट हुई और फिर उसी ब्रेकआउट पॉइंट को 2850 को आज गैप के साथ तोड़ा है और वॉल्यूम 8.9 मिलियन है। यानी जो 8.6 मिलियन की बाइंग 3 फरवरी को हुई थी गैप अप में 3050 के ऊपर, उनको 2850 के नीचे निकलने का भी मौका नहीं मिला तो डिस्ट्रेस सेलिंग आ रही है और डिस्ट्रेस सेलिंग में सेकंड गैप आपका बचा हुआ है 2529 के आसपास। तो गिरते पड़ते आज नहीं कल नहीं परसों हफ्ता 10 दिन में 2529 तक आते हुए दिखेगा। आप याद कर लीजिए रेलवे, डिफेंस, वारी एनर्जी, इन सब टाइप के काउंटर्स में जहां भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है ओवरहेड सप्लाई बिल्ट है, इस टाइप के ब्रेकआउट में हमेशा मना करता हूं प्ले करने के लिए कि कब ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, जो आज वारी एनर्जी में क्लियर एविडेंट है। 8.6 मिलियन के सामने 8.9 मिलियन का वॉल्यूम आपको सामने दिख रहा है। तो और अभी कितना हुआ है, ये 8.6 मिलियन पूरे दिन का वॉल्यूम था, अभी सवा घंटा नहीं हुआ ट्रेडिंग के और 8.9 मिलियन हम पार कर चुके हैं। तो डे एंड होते होते अगर ये 9 मिलियन हो गया है, 12-15 मिलियन हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा ना। तो ओवरहेड सप्लाई ऐसे ही टेक ओवर करती है। अच्छा ठीक है। एक सवाल जो है और यहाँ पर अविनाश सर आपसे है, प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे का जिक्र आपने कई बार किया, क्या अगर इस दौरे को ध्यान में रखते हुए आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि 2 दिन में हमने थोड़ा सा मोमेंटम अदानी समूह में आता हुआ देखा है, वो हम आगे चल करके अभी इसी ट्रेंडिंग स्टॉक्स में बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। आज हालांकि थोड़ा सा सेंटिमेंट वहाँ पे उतना तेज़ी का नहीं है, लेकिन सर इस दौरे को कैसे देख रहे हैं और इस दौरे को ध्यान में रखते हुए कहीं कोई पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी क्या आपका? मेरे ख्याल से देखिए डिफेंस को लेके बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, तो आई थिंक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद भारत डायनेमिक्स होगा, HAL होगा। मेरे ख्याल से देखिए एयरफोर्स को इससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है वहां पे अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद ज्यादा है। और मिसाइल्स के ऊपर जिस प्रकार से इनका ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टाइज है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े जॉइंट वेंचर्स या करार अनाउंस किए जाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेटली नजर रखिए। आई थिंक आज या कल तक होपफुली आपको अनाउंसमेंट्स मिलेंगे, तो डिफेंस डेफिनेटली आपके रडार पे रखना जरूरी रहेगा। चलिए, तो इस दौरे के चलते अच्छा सर जाते जाते कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट आइडियाज कुछ देते हुए जाएंगे हमारे दर्शकों को सर? नहीं बिल्कुल, देखिएगा मैं कहूंगा कि ऑटो कंपोनेंट्स में हमको भी श्रीराम पिस्टन्स बहुत पसंद है। 3450 3500 का हमको लगता है कि अगले 12-15 महीने का टारगेट प्राइस आ सकता है। और अनंतराज जो कंपनी है रियल एस्टेट और डेटा सेंटर में, मुझे लगता है कि ये वेल पोजिशनड है टेक ऑफ के लिए, क्योंकि जिस प्रकार का अभी AI का आवाज हो रहा है, देखिए AI का सबसे बड़ा बैकबोन तो डेटा सेंटर होगा, बिकॉज आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 640-650 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बाजार में आपको ऐसे शेयर्स पे फोकस करना है जहाँ पे अगले 12-15 महीने में स्टोरी बनेगी, अर्निंग्स अच्छी होगी। तो ये 2 स्टॉक्स हमारी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर, बड़ा अच्छा रहता है आपके साथ कार्यक्रम करके और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर सर? नहीं, हमने जो भी स्टॉक्स अभी आपके चैनल पे बताए हैं, बिल्कुल हो सकता है हमारे क्लाइंट को भी हमने यही स्टॉक्स बताए। पर्सनली मेरी कोई पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ी देर में हमारे साथ अमित जैन जी भी जुड़ते होंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। इस बीच अंशुल सर, एक सुपर चैट आई है, मतलब धनराशि हमारे पास एक दर्शक ने भेजी है और वो आपसे जानना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा उन प्रश्न को भी शामिल कर लेते हैं। और ये KPEL को लेकर के है, 463 KP एनर्जी, मतलब KP एनर्जी को लेकर के 200 शेयर 463 पे लिए हुए हैं। कह रहे हैं क्या लॉस बुक करूं या वेट करूं? सॉरी सर, दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक टू अवॉइड स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाए नहीं है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। KP एनर्जी 463 पे लेके बैठ गए हैं और अभी इनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? सर मेरा सजेशन इनके लिए एक ही रहेगा, तकिए के नीचे दबा के सो जाइए। गलती हो गई है तो गलती सुधारने का आपको पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन मोड में है। एक्सपेंशन मोड में इस तरीके की डाउन मूव आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक साइडवेज जाएगा, थोड़ा सा अप ट्रेंड पकड़ेगा, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पकड़ेगा। केस इन पॉइंट KPEL के साथ जोड़ देता हूँ, JSW इंफ्रा पहली बार 240 पे हमने बाय दिया, 340 तक गया। हाँ, हमसे गलती हुई, हमको 340 पे 100 रुपए मिल रहा था, बुक करा देना चाहिए था।
वापस एक्सपेंशन स्टोरी में नीचे 256 तक आ गया। एक छोटी सी गलती वहां नोटिस करने में ये हो गई कि 25% फ्री फ्लोट नहीं है, 14% है, तो 11% माल बिकने आएगा, इसका प्रेशर रहेगा। तो केपीईएल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंशन में चल रहा है। जब भी एक्सपेंशन पूरा होगा वापस से ये स्टॉक आपको बहुत आराम से 600 रुपए के ऊपर मिलेगा। तो अब ट्रेडिंग पोजीशन आपने ली थी तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया, गलती हो गई। आप फोर्सफुल इन्वेस्टर बन ही गए हैं, तो एटलीस्ट एक चीज अच्छी है कि आप कोई बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर में नहीं फंसे हैं। स्टॉक एक्सपेंशन में है, जिस दिन पैसा फ्लो होना स्टार्ट होगा एक्सपेंशन का, बहुत आराम से आपको ये स्टॉक ऊपर मिल जाएगा। और जो अभी केस इन पॉइंट हमने डिस्कस किया था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, आप देखिए नोमुरा ने भी जाके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे अब जाके कवरेज करना स्टार्ट कर दिया है। तो हाँ, एक चीज मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी, 340 पे बुक करा के डिप में ऐड कराना चाहिए था, बट मेरे को लगा था कि उस समय की इसी स्ट्रेच में निकल जाएगा 399 तक, तो वो 30 रुपए खाने के चक्कर में ये पेन पूरा झेलना पड़ा। बट आई एम कंप्लीटली ओके विद इट, क्योंकि स्टॉक को जाना करीब करीब 700 से 800 रुपए है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं है। अब यहां से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये आप मान के चलिए कि लास्ट स्टेजेस ऑफ डिस्कशन है मेरे लिए। इसके बाद मैं स्टॉक पे बात करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा पैसा अब खाली होता जा रहा है धीरे धीरे, जो पूरी तरीके से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पंप इन होगा। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है, जिनको जितने सवाल जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे पूछना है अगले हफ्ते 10 दिन में पूछ लीजिए। जैसे ही क्लियर होगा कि ये पैसा क्यूआईपी से जुटा रहे हैं, एफपीओ से जुटा रहे हैं या राइट इशू से जुटा रहे हैं, जो भी तीन में से एक ऑप्शन चुनेंगे और फाइनल प्राइस डिसाइड होगी, उसके बाद मैं स्टॉक में एंटर कर जाऊंगा और बात करना बंद कर दूंगा। चलिए, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं, हमेशा की तरह बिल्कुल मतलब हैंडसम, मतलब युवा एकदम बन करके रहते हैं। सर कैसे मतलब मैनेज कर लेते हैं? सर युवा ही हूँ। नहीं मतलब, हाँ खैर ये भी बात सही है। चलिए सर, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। हमारे साथ युवा जी, आज ओपिनियन चेंज होंगे लग रहा है। मैडम ने रेड पहन के आए हुए हैं, मैंने ब्लू पहन के आया हुआ है। मेरे प्रोस्पेक्ट बाजार में तेजी के, इसलिए मैं ब्लू पहन के आया हूँ। वाह वाह वाह, मैडम को लेकर के सब लोग निशाने पर मैडम को ही रख रहे हैं, क्या बात है। अरे जैसा विपुल जी ने तो हमारे कपड़े भी उतरवा दिए, हम तो हरा हरा पहन के बैठे थे। नहीं, अच्छा मैम पहले पॉजिटिव थी, आजकल मैंने देखा एक हफ्ते के अंदर अम्बाला मैम का रुख एकदम सीधे 24,200 के 300 के आसपास ही अटक गया है। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सर मार्केट पे आपका व्यू थोड़ी देर बाद, इस सेगमेंट के बाद लेते हैं सर। अभी थोड़ा जो है अदानी ग्रुप पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अदानी में अच्छा सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दिया है बीते कुछ दिनों में। अम्बाला मैम आप देखिए, हालांकि ये शेयर पे थोड़ा सा कॉपीराइट रहा है, जो है अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे अंशुल जी का काफ़ी बातचीत इन्होंने की है। आज अब सुस्ती भी दिया है सर, हाँ आज बाई भी दिया है, आज बाई दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इस पर आपकी भी राय तो आप अदानी पोर्ट ले लीजिए मैम। अदानी पोर्ट 1% ऊपर है। मतलब ये जो प्रधानमंत्री गए हुए हैं इजराइल दौरे पे, बीते कुछ दिनों में थोड़ा सा सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है। कल गिरते हुए बाजार में भी अदानी समूह के शेयरों में वैसी गिरावट देखने को नहीं मिली। अदानी पोर्ट 1 महीने में 15% चल गया। और कितना अपसाइड देख रही है मैम आप? ये अडानी वाले स्टॉक्स जितने भी है लाइन से, पहली बात तो काफी स्टॉक्स अभी डिस्काउंट पर भी है। चाहे अडानी एनर्जी सोल्यूशन लीजिए, अभी अडानी पोर्ट्स लीजिए, अडानी का पावर स्टॉक ले लीजिए, ये सभी स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने कोर बिजनेसेस में एक्सपेंशन कर रहे हैं और बहुत मतलब इसको धड़ल्ला वर्ड एक बोलते हैं ना, मतलब एकदम वॉर लेवल पे इनका एक्सपेंशन चल रहा है। तो वो चीज दिख रही है और उसकी वजह से मतलब कितनी भी सारी नेगेटिव न्यूज क्यों नहीं दिख रही हो मार्केट में, अडानी ग्रुप के साथ, ये यूएस के साथ वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स। बट बिजनेस ना तो इनके काम करने का तरीका बदल रहा है और ना ही इनकी रफ्तार बदल रही है। सो उस चीज से ये एक इंसाइट मिलता है कि ये एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा घोड़ा है जिसको आप अपने रेस में अगर आप शामिल करें तो आपके पोर्टफोलियो को लंबी अवधि का, मतलब 10 साल की मैं बात नहीं करना चाहती, बट आज से 3 साल वाले जो इन्वेस्टर है उसको तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगेगा। दैट इज माय ओपिनियन। अब अडानी एनर्जी सोल्यूशन 1033 के पास में आया है। अभी मेरे लिए तो 1040 का एक पहला टारगेट था, क्योंकि हम लोग तो रिकमेंडेशन आपको 910 920 के पास में 2 बार दे चुके हैं। तो जो लोग पहले से वो चाहे तो अपने प्रॉफिट को बुक करें, बट एज आई सेड
कि ये 3 साल का एक अच्छा स्टेबल काउंटर होगा आपके लिए, जिसमें आप पैसा लगा करके रख सकते हैं। एंड बीट अडानी पोर्ट, अगर आप अडानी पोर्ट की भी बात करोगे, आज भी खरीदने लायक है। अडानी एंटरप्राइजेस आज भी खरीदने लायक है। बस इतना ही है कि इनके साथ जो आपका नाता है वो आपको इन्वेस्टर की नजर से देखना होगा और एक बच्चे की तरह प्यार करना होगा। अगर 10% 15% टूट जाए तो वहां पर आपको इनको सिप करके संभाल के आगे चलना है, ताकि आपकी कैपिटल एवरेज प्राइस बढ़िया और ये स्टॉक चले। अडानी पोर्ट भी अभी 1570 के पास में है, बहुत लाइकली है। मतलब मैं ओवर एक्सपेक्टेशन तो साउंड नहीं करना चाहती, बट 1800 इस साल आ जाएगा, इसमें 1800 आ जाएगा। अच्छा, बच्चे की तरह प्यार तो कर लेंगे, पर गोदी किस बच्चे को लें? मतलब ठीक है, तो नाम लिया मैंने, यस नाम लिया है। आज की डेट में अगर आपको ओवरवेट नहीं होना है, देखिए 2 तरीके, या तो आप थीमेटिक ग्रुप में आ जाइए, बट स्टिल इफ यू वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आज क्या क्या खरीदे, तो अडानी पावर ठीक है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ठीक है, अभी भी ठीक है, बट डिस्क्लेमर अगेन कि टारगेट आज ही हुआ है इसका 40 पर। लेकिन अडानी पोर्ट्स आज भी खरीद सकते हैं। तो ये कुछ ATGL को छोड़ दीजिए, वो उतना सुंदर काउंटर नहीं। अडानी पावर, अडानी पोर्ट, ये आपको अच्छा लग रहा है? अडानी पोर्ट पे आपने लेवल बता दिए, अडानी पावर के लेवल बता दीजिए मैम, फिर मैं अडानी एनर्जी सोल्यूशन पे सर के पास जाऊँ। सिर्फ लेवल जी, ठीक है। अडानी पावर मेरे ख्याल से अभी 100 वही रेट है, कल वाली रेट है, कुछ नहीं बदला। तो यहाँ पर खरीदना है, 125 पर और खरीदना है, और 200 रुपए का पहला मिनिमम टारगेट का वेट करना है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही सिंपल लेवल से जो फॉलो कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अंशु सर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस क्या व्यू है आपका, और अडानी समूह में आप क्या खरीदने की सलाह देंगे करंट लेवल पे? देखिए, मैं तो अडानी ग्रीन खरीद के बैठा हूं, तो उस पर तो चर्चा नहीं करूंगा। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में 1040 के ऊपर टिक जाएगा तो फुल इंडिया फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। 1090 पहला टारगेट होगा, दूसरा फुल इंडिया फ्लैग के साथ कप हैंडल का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। दोनों केस में 1090 जा रहा है। यहाँ ले लीजिए, थोड़ा सा डिप में 980 मिल जाए तो ऐड कर लीजिए थोड़ी। और अगर कहीं बाजार खराब हो, कोई खराब न्यूज हो, फूफा जी फिर अडानी पे कोई बम पटक दे और 940 आ जाए, भर लीजिएगा जितना भर सकते हैं। 1090, फिर 1231 और 1348, 3 टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे। अडानी पोर्ट भी 1600 के ऊपर जिस दिन क्लोज कर देगा 2000 की तरफ चल देगा। अभी कंसोलिडेशन में है, एक्यूमुलेशन करने वालों के लिए पूरे मौके हैं, कर लीजिए। 1600 के बाद कोई मौका मिलेगा नहीं। तीसरा जो थंगमलाई ज्वेलर अपन ने शुरू किया था वो 3878 हो गया है। 60-65 रुपए आपको हाथों हाथ आधा घंटे में मिल रहा है। आधा बुक कर लीजिए, कम से कम, पूरा ना सही आधा तो बुक कर लीजिए, कुछ तो घर लेके जाएंगे। थंगमलाई में आधा बुक कर लीजिए, ये रहा यहाँ पर निकल के आती हुई। और बाकी अडानी समूह पे बातचीत हो गई। अमित सर, आप देखिए जरा, आपकी टिप्पणी क्या है अडानी समूह पे? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी हलचल में रहा है, आज ट्रेंड में भी है, और उससे पहले उसके अलावा प्रगति सिंह जी हमारी एक दर्शक हैं और उनकी टिप्पणी आई, करें विपुल सर पहले आप हमारे सवाल ले लेते थे, पर अब जैसा कि आपके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, आप महीने भर से एक सवाल भी मेरा नहीं ले रहे, जबकि कॉल आपके चैनल की ही थी। मैं फॉलो आपका ही चैनल करती हूँ। आई एम वेरी अपसेट विद यू सर। माफ़ी चाहेंगे प्रगति जी, अपसेट मत होइए। आप एक काम कर दीजिए, आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है अपने नाम के साथ, प्रगति सिंह के नाम से आपने आईडी बनाई हुई है, तो इसी नाम के साथ, नाम आपका जो भी हो, आप सवाल भेज दीजिए। दोपहर 1 बजे के शो में आपसे बातचीत भी हो जाएगी, आपकी शिकायत भी दूर कर देंगे। 9354027995, ये अभी थोड़ी देर में अंकित हो जाएगा स्क्रीन पर या फिर ऊपर हेडर पे कहीं, तो उस पर जो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप भेज दीजिए। हमारे साथ जो है डॉक्टर रवि सिंह जी रहेंगे, उनसे आपका प्रश्न जो है हम ले लेंगे। 9354027995 इस पर भेज दीजिए मैम। अभी थोड़ा सा अभी बातचीत नहीं कर पाएंगे और आपने सवाल भी नहीं लिखा है अपना। चलिए सर, आपका व्यू क्या होगा इस समय अडानी को लेकर के, अडानी समूह को लेकर? अमित सर। अडानी समूह को लेकर मेरे बहुत ज्यादा अभी पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो बाइंग का मोमेंटम है अडानी इंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो अभी 2200 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर ये बढ़ता है तो मैक्सिमम 2385 रुपए तक बढ़ सकता है। और अगर 2150 रुपए के नीचे वापस स्टेबल होता है, निकलता है, रुकता है, तो और बाजार में गिरावट की संभावना बना लेगा। तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं हूँ विपुल जी, लेकिन हाँ, जब तक 2190 रुपए के ऊपर है तब तक हम इसमें 5-7% का उछाल देख सकते हैं जी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं
विपुल जी, अंशुल जी, अविनाश जी, अमित जी, अंबाला बहन को सुप्रभात। आज सभी और शब्द के स्वामी विराजमान हुए हैं, अवश्य आज का दिन शुभ होगा। अच्छा ये, अच्छा अंबाला में, अच्छा अंबाला में, अच्छा उन्होंने वी नहीं ढूंढा, उन्होंने अंबाला का ए ढूंढ लिया, तो सभी में ए है मुझको छोड़ करके। अंबाला में आप कुछ कह रही हैं? हाँ, मेरे पास में 2 ट्रेड के अपडेट्स है। बताइए मैम जी। कॉल है, न्यू कॉल्स है जी। तो दोनों ही ट्रेड हैं, इन्वेस्टमेंट के आइडिया जी जी फटाफट। पहला तो इंडिगो इंडिगो का पहले कॉल ऑप्शन लेंगे। 4,900 का कॉल ऑप्शन है जो कि 185 पर अभी चल रहा है। हमने अपने मेंबर्स को भी ये ट्रेड दे दिया है, इसमें मुझे लग रहा है अच्छा पोटेंशियल रहेगा। 185 पर है, 220 रुपए का मैं पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट मैं यहाँ पर 270 का देख रही हूँ, और तीसरा टारगेट यहाँ पर मोमेंटम में 300 का भी आपको मिल जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना है 135 पर ही, से ज्यादा नीचे रखने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया ऑप्शंस का ट्रेड। अगर आपको यही चीज कैश मार्केट में देखनी है तो आप इंडिगो को आज के ही प्राइस पर, जो कि अभी चल रहा है 4,970 के पास में, एक स्विंग ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस होगा 4,750, जो रिसेंट पिछले हफ्ते, इस हफ्ते का लो है। और यहाँ से जो टारगेट हमारे लिए है 5,100 पहला, और दूसरा टारगेट विपुल जी 5,270 का कम से कम रहेगा। तो आपकी मर्जी है, आप इसको ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहें अगर थोड़ा रिस्क मैनेज करना जानते हैं, या फिर स्विंग मार्केट में भी, यानी कैश मार्केट में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। दोनों में ही व्यू लॉन्ग का है, बॉटम बाइंग का है। चलिए ठीक है, तो कैश में जो लोग खरीद रहे हैं उनके लिए सलाह ये 5100 का और 5270, 5100 5270, ये 2 टारगेट यहाँ पर निकल के आए हैं इंटरग्लोब एविएशन को लेकर के। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो दिया गया है वो 4750 का है। आपकी स्क्रीन पर दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ इंटरग्लोब एविएशन, और यही कॉल ऑप्शन भी दी गई है। 4900 का कॉल आपको लेकर के खरीद के जाना है 185 के आसपास। यहाँ पर 220 270 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 135 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो है इस बीच करीब 3000 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो है जिस तरीके से आप लोग हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को शेयर करते रहिए, लिंक को शेयर करते रहिए, यही जो है आप लोगों से इल्तजा है। इस बीच मोहित जी कह रहे हैं कि विपुल जी सुपर चैट वालों का क्वेश्चन नहीं ले रहे हो, दिस इज़ द 3rd टाइम हैपेंड लाइक दिस। सर ले लेंगे सर, थोड़ा सा मतलब धीरज धरिए, 1 बजे से 2 बजे के बीच में ले लेंगे, या फिर इसमें जाते हुए ले लेंगे। चलिए, लेकिन एक खबर जो है IRFC को लेकर के जो आई है अंशुल सर, OFS की खबर है, और क्या इससे सेंटिमेंट रेलवे को लेकर के सुधरेगा? 2% का OFS आज से शुरू हुआ है, और अगर इसको फीडबैक ठीक मिलता है तो फिर ये आगे चल करके बाकी जो है 2% और जो है वो होगा। OFS के जरिए सरकार जो है 2% हिस्सा बेच रही है, रिस्पांस अच्छा रहेगा तो फिर जो है बाकी 2% और बेचेगी। डिस्काउंट पे 5% के रहा है, 104 के आसपास का रखा गया, उसी के आसपास आ गया है। आपका व्यू क्या है सर रेलवे पे, जिनके पास है, क्या वो उनको OFS में अप्लाई करना चाहिए? 100 रुपये पे IRFC मिल रहा है, बुरा तो नहीं है सर? क्या व्यू है आपका? या और सर मेरे लिए तो बहुत बुरा है। बजट के पहले भी आपको लगभग 132 के आसपास से बोलते आ रहा हूँ, भेज दीजिए 106-47 का टारगेट मिलेगा, जो कि मार्च का स्विंग लो है। आज उसके नीचे गैप डाउन खुला है, ये गैप फिल होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर होता भी है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। नीचे 85 रुपए 3 पैसे का पहला टारगेट है, 63 रुपए 50 पैसे का बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट अभी भी खुला हुआ है। तो रेलवे डिफेंस पे आपके दर्शक खुद ही बोलने लगे हैं, सवाल मत पूछो, नीचे ही बताऊंगा। तो आज नीचे खुला ही है, तो फिर भी आप सवाल पूछ ही लिए हैं तो मैं जवाब दे ही दे रहा हूँ। 85 और 63 ये 2 टारगेट आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे, किसी में तेजी से आएंगे, आ जाएंगे, इसमें कोई दाग नहीं है। और दबाव देखने को मिल सकता है। अच्छा सर, ये आप सहमत हैं अंशुल सर से? अमित सर? यस सर सहमत हूँ। मुझे लगता है 93 और 81 तक के भाव दिख सकते हैं। अरे बाप रे बाप, आप लोग मतलब जो है बेचारे रेलवे वाले वैसे ही 1.5 साल से परेशान थे, क्या ही किया जाए, अब और ज़्यादा दबाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए खैर, क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन इन सबके बीच में जो है एक शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा सवाल भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं, और वो है भारतीय एयरटेल को लेकर के। हमारे एक दर्शक ने धनराशि भी भेजी है। अंबाला मैम जरा देखिए भारतीय एयरटेल को लेकर के क्या व्यू है अभी आपका? 1950 के आसपास क्या करना चाहिए? जी
भारतीय एयरटेल 1900 देखिए, पहले तो मतलब बिना उसको चार्ट को बहुत ज्यादा डीप में जाए जी, हुए जी। भी ये क्वालिटी स्टॉक है, पोर्टफोलियो की कैटेगरी में मैं इसको रखती हूँ। अब जब डिप मिले तब खरीदना है, उस वो अप्रोच इसके साथ में आप रख सकते हैं। अभी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास में है, 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के पास में है, बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि आज खरीद ले क्या, तो थोड़ा सा पेशेंस और रख लो। यहाँ पर आपको ज्यादा तो भी नहीं, लेकिन आपको 1800 का भाव लगभग दिख जाएगा। वहां पर आप चाहे तो प्रेस ऐड करिए, चाहे तो नया बाय करिए, और अभी चल रहा है 1942 पर, तो थोड़ा सा रुक जाओ ताकि आपको और अच्छा भाव मिल जाए, और मिल जाएगा, पेशेंस रखो बस। ठीक। अमित सर जरा वेदांता देखिए, वेदांता में क्या करना चाहिए? जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ अभी खरीद सकते हैं क्या? मेटल में आज अच्छी शानदार तेजी है, यहाँ पे कैसे प्ले करें इस रैली को, या फिर अभी आप प्रॉफिट बुक करने के लिए कहेंगे? सर वेदांता पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है और ये कंटिन्यू भी रहेगा लग रहा है। इनफैक्ट आज इसका फ्रेश शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट भी आया है। मुझे लगता है अगर किसी को लंबे समय लंबी अवधि के लिए बाय करना है तो थोड़ा होल्ड करना चाहिए। ये अभी भी 850 रुपए तक के पोटेंशियल रखता है, लेकिन हो सकता है 850 आने के पहले थोड़ा एक्यूमुलेट करे। इसका बेस्ट बाइंग जोन होता है सर 725 रुपए, 717 रुपए के आसपास। 717 रुपए से 690 रुपए की रेंज पर आप इसको बाय एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 3 से 6 महीने की अवधि के लिए हो सकता है 800 प्लस और 850 एक साल के अंदर हम देखें। वाह, ये बात वेदांता को लेकर निकल करके आई है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं सर, नेटवेब को लेकर के आपका, अच्छा मैम कुछ कह रही हैं? हाँ, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्यूमिस इंडस्ट्रीज 6 फरवरी को बोनस में दिया गया था, बोनस के व्यूअर्स को 4360 के आसपास की रेंज में, और आज ये चल रहा है 4940 पर। इन माय ओपिनियन आप अपना कम से कम 70% प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लीजिए, और अगर आपको बाकी होल्ड करना है तो थोड़ा सा आप चाहें तो आप 4800 के प्राइस पर होल्ड करके रख सकते हैं। और ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फाइनल अपडेट है। अब 13% के आसपास का इसमें गेन है अभी, बट थोड़ा सा और बचा हुआ है, लाइक 3 से 4%। अगर आपको वो चेस करना है तो उसके लिए आप 4800 पर अपना ट्रेडिंग जरूर लगा लीजिएगा। 6 फरवरी की ये कॉल थी। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। अंशु सर आपका व्यू जानना चाहेंगे यहाँ पर, आप कैसे देख रहे हैं? एक तो टाटा स्टील ले लीजिए, और नेटजेन न्यूजेन को मेरा लेकर के आपसे जो मेन सवाल था वो न्यूजेन सॉफ्टवेयर को लेकर के था, नहीं नेटवर्क को लेकर था, माफ कीजिएगा। हाँ नेटवर्क को, कई बार इतने सारे सवाल खोल के रखते हैं वो कुछ नेटवर्क पे सर अच्छा सेंटिमेंट बन रहा है, क्या व्यू रहेगा? और साथ में एक सवाल है टाटा स्टील को लेकर के, मेटल काफ़ी अच्छा चल रहा है, हमारे एक दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि सर अंशुल सर की कॉल थी टाटा स्टील पे, क्या फिर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाऊंगा, क्या करना है? 208 पर टारगेट और स्टॉप लॉस क्या करना चाहिए? 208 पे लिया हुआ इन्होंने। तो देखिए टाटा स्टील तो एक अलग विशेष लगाव रखता हूं मैं। लोग 15-16 साल 17 साल की उम्र में मतलब कहीं और प्यार करते हैं। मेरा पहला प्यार टाटा स्टील था। पहला शेयर जो पिताजी ने पकड़ाया था ट्रेड करने के लिए टाटा स्टील ही था। अभी भी 224-240 के टारगेट दिख रहे हैं। मैं फिर वही रिपीट करूंगा, टारगेट मत लगाइए, केवल 50 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए छोड़े रहिए। अगर छोड़े रहेंगे तो एलटीएफ जैसे 140 से सीधा 300 रुपए पहुंच गया और बिना स्टॉप लॉस कटे ये स्टॉक भी आपको लंबा खींच के ले जाएगा बिना स्टॉप लॉस कटे हुए। अगर लगाना ही है, डॉक्टर पर्ची पर लिख के दिया है कि टारगेट लगाओ, तो 224 का पहला, 240 का दूसरा, बाकी मैं 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉप लॉस से ट्रेल करने के मूड में हूँ। नेट वेब पे आपका दूसरा सवाल था 3710, 3 दिन पहले 4 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, जब शायद ये 3400 रुपए के आसपास था कि 3710 तक तो आराम से आ जाएगा, जो आ गया और वहां पे जाके अटकेगा जो पिछले 3 दिन से अटक रहा है, मगर किसी तरह का पुल बैक नहीं आया और जो आया वो लो वॉल्यूम पे आया। तो अगर 3710 रुपए निकलता है तो एक लॉन्ग ट्रेड आप मार सकते हैं इसमें। 3902 पे एक 3908 3908 यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है, 3710 के ऊपर उस गैप को फिल करने के लिए जाएगा, तो 3709 रुपए 3710 निकलते ही से एक फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं 3908 तक के लिए। ठीक। सर जरा एक काउंटर देखिए, अमित सर आप अंशुल सर से बात हुई है इसको लेके पहले 1-2 बार, आपसे शायद नहीं हुई है। एथर एनर्जी 721 पे चल रहा है और आज 3-3.5% ऊपर है, बाजार के दबाव में टूटा भी था। क्या यहाँ पर कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या? काफ़ी लोगों की पोजीशन है हायर लेवल पे भी। अभी 721 का लेवल कैसा लग रहा है? और
क्योंकि अभी इसने हाल ही में 790 का हाई भी लगाया है 52 वीक। आप क्या व्यू ले रहे हैं इस पर? सर एथर एनर्जी के ऊपर हमारी बात हुई थी, इनफैक्ट मैंने अभी बताया भी था 685 690 के आसपास बाइंग करनी चाहिए। आज 720 रुपए का भाव चल रहा है। बिल्कुल। विपुल जी, मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन के अंदर इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट मोमेंटम ट्रिगर होना चाहिए, जो कि हो सकता है, आई मीन यहाँ से 100 रुपए मिनिमम 820 रुपए तक हम इसको देख सकते हैं। ओवरऑल अभी का जो रिसेंट लो है 683 का, इसके नीचे के स्टॉप लॉस से करंट मार्केट प्राइस में भी लिया जा सकता है 820 रुपए के टारगेट के लिए। और मैं चाहूंगा कि 820 रुपए के टारगेट होने के बाद इस बात को और वापस से दिखाया जाए। बिल्कुल सर, मतलब कैसी बात कर दी, मतलब आपने बोल दिया दिखा दिया जाएगा। मतलब वैसे भी आपको दिखाने से कोई फर्क पड़ता है सर? मैं देखता रहता हूँ चैट बॉक्स में आपके वो जो है क्या क्या, मतलब आपको लोग मतलब भगवान और क्या मतलब जो है इतनी सारी चीज़ें आपके लिए लिखते रहते हैं। अद्भुत, मतलब क्या करेंगे सब दिखा करके, अद्भुत सर। सर कॉन्फिडेंस अच्छा है, इसमें ट्रेड लेना चाहिए, इसलिए मैंने कहा। नहीं सर, अरे सर इसमें तो मजाक की बात है सर, पर बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पर मतलब अभी करंट लेवल में भी खरीद सकते हैं ना सर इधर? ले सकते हैं सर। एक बार 741 रुपए का लेवल कट जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा 709 रुपए। करंट मार्केट प्राइस से गिरते हुए बाजार को एक्यूमुलेट करना है। 741 कटने के बाद स्टॉप लॉस को 709 रुपए करके 820 के लिए होल्ड करना है। अच्छा ठीक सर। एक मैम देखिए जरा, क्या अभी जो है खरीद के जा सकते हैं क्या BTST के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए? PNB हाउसिंग फाइनेंस जबरदस्त मोमेंटम, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ ये भी शेयर, रिकवरी काफ़ी दिनों बाद आ रही है। क्या कोशिश करनी चाहिए पकड़ने की या फिर छोड़ना चाहिए? अभी 856 का लेवल। एक मिनट। PNB हाउसिंग फाइनेंस। यस मैं वो नहीं देख रही हूँ, बस कुछ और देखना चाहती हूँ, क्योंकि हर्षी के साथ आई थिंक ये डिस्कशन आया है, इसलिए मैं उसको चेक कर रही हूँ। अभी क्या करना चाहिए मैम बता दीजिए जी, पुरानी बातें छोड़ी जी। ठीक है, बाय कर सकते हैं और 857 पर अभी है, तो यहाँ पर आप 907 रुपए 905 रुपए के पहले टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। लिमिटेड एक्सपोजर रखिएगा क्योंकि एसएल बहुत छोटा रहेगा इसमें। 800 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए और 905 का पहला टारगेट, 940 का दूसरे टारगेट के बाद सजेशन ये है कि पहले टारगेट पर ट्रेल करके 980 का वेट करना। तो ये मोमेंटम जब बॉटम लाइन की तरफ से अगर मजबूती से निकल गया, यानी अगर ये 920 के ऊपर सस्टेन हो जाता है कुछ दिन अच्छे से, तो फिर यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट और बन जाएगा जो कि एक्सटेंडेड रैली की तरफ खींचेगा उसको। तो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस सिर्फ 800 का करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। करंट बाय पे प्राइस कर सकते, खरीदारी कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस टारगेट बताएं उसका रखें ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। एक जो कंपनी हम 2 दिन से कवर कर रहे हैं, इस पर थंब भी लगा रहे हैं, काफ़ी लोग देख भी रहे हैं। हालांकि कल तो देखा भाई साहब भर भर के लोगों ने की नाराज़गी जाहिर हो रही थी सुजलॉन को लेकर के। पहले ऐसा बोला था, वैसा चीज़ें बदलती रहती हैं गुरुदेव, आप लोगों को ये बात समझ नहीं बार बार अंशुल जी भी समझा रहे हैं, हमारे तमाम पैनलिस्ट भी समझा रहे हैं कि जो है चीज़ें बदलती रहती हैं, उसके आधार पर एक्सपर्ट्स की राय भी बदलती है। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, वो शेयर को ज़रूर शामिल कर लें ताकि ऐसा ना हो लोगों को ये समझे कि भाई चिट कमेंट पढ़ करके जो है इन लोगों ने चर्चा छोड़ दी। सुजलॉन एनर्जी में नए लोग भी जुड़े होंगे आज, तो मैं चाहूँगा कि इस पर फ्रेश व्यू आपका, करंट लेवल पे क्या कर सकते हैं जिनके पास है 60 65 55 80 हर लेवल पे लोगों की एंट्री है, क्या करना चाहिए उन लोगों को जो लोग ऊपर फंस गए हैं? सर देखिए, सुजलॉन में अब समस्या ये है सर, चलिए मैं आपको लेवल ही बता देता हूँ, फिर इतना लंबा ज्ञान इतनी बार दे चुका हूँ, उसके बाद भी नहीं अगर आपको समझ में आ रहा तो फिर भगवान ही के आप राम भरोसे बैठे हैं। पहले 52 नहीं टूटना चाहिए था, जब 52 टूटा था तो फिर टारगेट खुला था 46 का, फिर 46 नहीं टूटना चाहिए था। सेलिंग प्रेशर में 46 भी टूटा है, 37 रुपए 90 पैसा अगला वीकली पे स्विंग लो है, ये आपका टारगेट खुल जाएगा। 1 से 2 हफ्ते आपको समय देना था, 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, तीसरा हफ्ता है। बहुत खींच के अगर समय देते हैं सपोर्ट के नीचे तो तीसरा हफ्ता आप दे सकते हैं, बाकी देना नहीं चाहिए 2 हफ्ते के बाद। तो आप 3790 का टारगेट खुल रहा है। किसी भी तरह के रिवर्सल के लिए कम से कम 46-15 के ऊपर जाके क्लोज करना होगा, तब जाके रिवर्सल आएगा। दूसरी चीज मैंने सामने आपको सजेस्ट भी किया था कि नेटवर्क 18 का चार्ट लगाइए, 49 के लेवल का ब्रेकडाउन वहां पे देखिए, उसके बाद का फ्री फॉल देखिए। तो लेवल्स को भाई साहब रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। और क्यों नहीं कटता माल, मैं आपको उसका रीजन भी बार बार बता रहा हूं, क्योंकि आप क्वांटिटी इतनी लेते हैं कि वो लॉस आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। पहले उसको सीमित करना स्टार्ट कीजिए।
क्वांटिटी कैलकुलेटर इतनी बार समझा चुका हूं, उसको यूज करना चालू कीजिए कि अगर मेरा स्टॉप लॉस कटा तो मेरा इतना नुकसान होगा। वो दिमाग इतनी बार कंटेम्पलेट कर लेगा कि जब एक्चुअल में आपको माल काटना पड़ेगा ना, दिमाग उसको इतना डाइजेस्ट कर चुका होगा कि आपको वो दर्द नहीं होगा काटते समय। तो क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करना इज द सॉल्यूशन। सुजलॉन पे बार बार सवाल पूछना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करना सॉल्यूशन है, ताकि आप सही क्वांटिटी लें, और सही लेंगे तो निकलना आपके लिए आसान होगा, प्रॉफिट में भी लॉस में भी। चलिए ठीक। इस बीच हमारे वैरागी अमर जी हैं, एक दर्शक कह रहे हैं कि अच्छा अब समझ में आया, अंशुल सर का पहला प्यार टाटा स्टील है, इसलिए स्टील जैसे हो गए हैं, इमोशनलेस। रेलवे और डिफेंस को डुबाने में फुल योगदान दे रहे हैं क्योंकि उसमें स्टील का योगदान होता है। नहीं नहीं सर, इमोशनलेस तो दो चीज से हुए थे। उनका कहना यह है कि डिफेंस और रेलवे को इसलिए डुबाने में स्टील ज्यादा लगता है उसमें। वही चीज बता रहा हूँ सर, इमोशनलेस हुए थे आईआरबी के बाद। आईआरबी ने जो धोखा दिया था ना, शादी का वादा करके जो तलाक में 70% संपत्ति लेके गया था, उसके बाद से बिल्कुल किसी स्टॉक से मोहब्बत मुझे नहीं रह गई है। मैं निर्दयता से सबको तुरंत काट के खाली कर देता हूं जो लॉस देता है। तो जिससे मोहब्बत है वो घर में है, परिवार बिल्कुल बहुत बढ़िया से संभाल रही है। दूसरी मोहब्बत कैपिटल से है जो स्टॉप लॉस से बचती है और क्वांटिटी कैलकुलेटर से बचती है। तो अब मोहब्बत तीन चीज से है, एक घरवाली से जो घर में है, दूसरा कैपिटल जो ट्रेडिंग अकाउंट में है, तीसरा अपना क्वांटिटी कैलकुलेटर से, ताकि पहले से पता हो कि स्टॉप लॉस कटे तो मेरा कितना नुकसान होगा। जी अंशु सर के साथ ये अच्छी बात है, मैनेज अच्छा कर लेते हैं ताकि मतलब हर जगह संतुलन बना रहे। लास्ट में आखिरी बाल पे मतलब बाकी सब कुछ करेंगे, लास्ट में जाकर के सब बैलेंस कर लेते हैं, ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। वो सुजलॉन पे अमित सर आपकी और माला मैम की भी टिप्पणी इसलिए चाहेंगे क्योंकि मतलब काफ़ी लोगों के सवाल थे, तो ठीक है एक एक व्यू और आ जाए। अमित सर आपका व्यू क्या है इस पर? सर देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है ये 3820 तक एक बार टेस्ट हो सकता है। वहां पर अगर टेस्ट होता है तो एक रिस्क ली जा सकती है 35 रुपए 90 पैसे और 95 पैसे के स्टॉप लॉस से। एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है 48 और 51 तक का। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म का टारगेट मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे 33-34 रुपए दिखता है। कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो तो न्यूज बताएगी बाद में। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप 57 रुपए 80 पैसे कटने के बाद ही बनेगा। इनफैक्ट जब ये 58 के आसपास था तभी मैं कहता था 61-80 के ऊपर निकल जाए तब तेजी ट्रिगर होगी। अब वो आंकड़ा 57-70 का हो चुका है, तो बाउंस बैक आ सकता है 38 के आसपास से, 38-50 के आसपास से। वहां पर एक छोटी मोटी रिस्क लेनी है तो ले सकते हैं। ओवरऑल 33 रुपए आज भी इंटैक्ट रहेगा और कल भी इंटैक्ट रहेगा। चल ठीक है। अंबाला मैम जो है आपका व्यू क्या है? और साथ साथ अच्छा अंशु सर के जाने का भी टाइम हो गया है, तो आईटी मैं सर आईटी पे अपने इन्फोसिस पे कॉल दी थी, आईटी पे और कोई मतलब बाकी ओवरऑल आईटी पे व्यू क्या है? क्योंकि आज की ट्रेंडिंग में शामिल है, हमने ट्रेंडिंग स्टॉक्स में उसे छुआ नहीं। और अंबाला मैम आपसे भी सेम सवाल रहेगा, पहले अंशु सर को थैंक्स कर देते हैं, उसके बाद ये सवाल आपसे ले लेते हैं। जी सर। सर आईटी देखिए 15 दिन में 25.87% करेक्ट हो गया और आज ओपन लो के साथ चला है। ये लास्ट फ्राइडे भी 13 फरवरी को भी ऐसे ही हुआ था, 3 दिन का बाउंस बैक बना था, उसमें हमने लॉन्ग पार्टिसिपेट किया था। आज भी ओपन लो के साथ चला है, तो पहले गैप फिल करने करीब 31,500 तक आईटी इंडेक्स आ सकता है। तो आईटी में लार्ज कैप स्टॉक में बाउंस बैक में 1-2-3% की मूव मिल रही है। बेस्ट स्टॉक है इन्फोसिस, उसके द्वारा प्ले कर लीजिए। जहां भी 1338, 1340 या 1350 की जोन तक जाए इन्फोसिस भी बुक कर लीजिएगा। यहां से कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। बाउंस बैक आ रहा है, फॉलिंग नाइफ जिसको कहते हैं, छोटा सा एक छोटी क्वांटिटी लेके इन्फोसिस या आईटी भी प्ले कर लीजिए। ऊपर में 31,600 करीब आईटी इंडेक्स जा सकता है, यानी 800 पॉइंट की अपसाइड उसमें है। उसी कड़ी में आपको 30-40 रुपए इन्फोसिस में खाने का मौका मिल जाएगा। खा पी के बराबर करके हाथ झड़ा के आराम कीजिएगा। अब डिस्क्लेमर और दे दूं सर, जितने स्टॉक डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। थंगमलाई क्लाइंट्स को भी दिया है, आपको भी दिया है, लगभग सबको एक ही रेट पे दिया है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मेरे 4 स्टेक शेयर है वो सभी को पता है, उन पे मैं डिस्कस नहीं करता हूं। ठीक, जाते जाते एक लाइन का खाली उत्तर मैं चाहूंगा आपसे, जो हमने अब तक शेयर डिस्कस किए हैं इस सेगमेंट में, वारी एनर्जी, प्रीमियर, श्रीराम पिस्टन, अनंतराज, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी इंटरप्राइज, आईआरएफसी, भारतीय एयरटेल, वेदांता, टाटा स्टील, एथर एनर्जी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और सुजलॉन में मार्च सीरीज में कौन बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? इन्फोसिस छूट गया उसमें। मार्च सीरीज में आपकी उम्मीदें कहाँ पर हैं, ताकि थम के इर्द गिर्द हम उसी के आप तीनों की राय लेकर के फिर हम थम लगाएंगे। जी तो देखिए
फटने के लिए तैयार बैठे हैं अदानी ग्रुप के शेयर। ठीक। बिल्कुल दबे हुए, स्प्रिंग एकदम दबी हुई है, बस लेवल निकलने की देर है। 1040 1042 के ऊपर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन टिक जाए, अदानी एंटरप्राइज फटने के लिए तैयार है। कम से कम 600-700 रुपए, अदानी पोर्ट 1600 निकल जाए तो कम से कम 400 रुपए फटेगा। अगर मुझे मतलब कोई एक ही सेलेक्ट करना है इन सब में से, तो मैं अदानी ग्रुप को सेलेक्ट कर लूंगा, जिसमें अदानी ग्रीन पे मैं बात नहीं करूंगा मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में। और अदानी पावर में बहुत समय से बताते आ रहा हूं, जब से 1.5 साल का काम 5 दिन में किया है। अदानी पावर में आपको खुद नहीं मिलेगा। तो ये 2-3 शेयर है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पे फोकस होना चाहिए, अदानी एंटरप्राइज पे होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, थैंक यू। चलिए, इस बीच अंबाला मैम, आप बिल्कुल ये सेगमेंट तो समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी 2 सवाल आपसे, और यही 2 जो है सवाल रहेगा अमित सर से भी, कि एक तो ये आईटी में कुछ अच्छा लग रहा है आपको क्योंकि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में है, पहला संक्षिप्त उत्तर, और दूसरा ये जो नाम मैंने लिए हैं, वारी, प्रीमियर, श्रीराम पिस्टन, अंतराज, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी का पूरा अदानी समूह, IRFC, भारतीय एयरटेल, वेदांता, टाटा स्टील, एथर एनर्जी, PNB हाउसिंग फाइनेंस और सुजलॉन में मार्च सीरीज में कहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है? मुझे अडानी एंटरप्राइजेस के, मतलब अडानी एंटरप्राइजेस आप बोल सकते हैं, और ARM यानी अमर राजा बैटरी, ये 2 स्टॉक्स मुझे ठीक ही लग रहे हैं। आज भी आप इसको मार्च में इसकी परफॉर्मेंस बेटर पाएंगे। आप इनको अमर राजा बैटरी में बातचीत नहीं हुई है तो अमर राजा बैटरी के लेवल बता दीजिए। अभी भी 855 पर है, बिल्कुल खरीदने लायक है, और सिस्टमेटिकली खरीदिए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। आप ये मान के चले कि 800 से 850 एक वैल्यू बाइंग एक्यूमुलेशन जोन है, तो यहाँ पर आप उसी तरह से उसको ट्रीट करो, और कम से कम यहाँ खरीद रहे हो तो 930 से पहले निकलना नहीं, पहला टारगेट ये कम से कम बनेगा, और दूसरा टारगेट सीधा 1000 का। तो जैसा स्टॉक है वैसी ही अपनी प्लानिंग करिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं बाइंग रेंज के हिसाब से, जो 760 का होगा, 760 का होगा। तो ये एक व्यू है जिसमें कि आप इसको लेके चल सकते हैं। गुड थिंग इज कि आप चाहें अमित, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए, ये सब जो है सेगमेंट भी खत्म करना है। अमित सर, आपने नाम सुन लिए होंगे, इनमें से कोई ऐसा शेयर है या कुछ अलग जो आपको मार्च सीरीज के लिए अच्छा लगता है? सर, एक बात रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि जब आईटी सेक्टर में पहला दिन ब्रेकडाउन आने की उम्मीद बनी थी, तब मैंने कहा था कि यहाँ से आईटी सेक्टर में खरीदारी करना अवॉइड करना है। कम से कम 12 से 15% की गिरावट देख सकते हैं। उस दिन के बाद आज तक बाजार कंटिन्यू गिरे हैं। इनफैक्ट उसी के बाद ये सारी AI वगैरह की न्यूज आई है। उस दिन मैंने एक और स्टेटमेंट कहा था विपुल जी, कि जब बाजार यहां से ब्रेकआउट अपसाइड देंगे, वो गिरने के बाद तब बाजार में पुल बैक आएगा। तो अब वो समय आ चुका है, गिरावट बताई थी, गिरावट आ गई। अब वो समय आ चुका है कि यहां से अब इंडेक्स अपसाइड मोमेंटम दें, तब आईटी सेक्टर में बाउंस बैक, शॉर्ट कवरिंग, पुल बैक्स दिखाई दें। अभी 1307 रुपए के आसपास इन्फोसिस चल रहा है, यहाँ से 1375 और 1400 रुपए तक का बाउंस एक्सपेक्टेड है। यहाँ से 5 से 7% की शॉर्ट कवरिंग के तौर पर आईटी सेक्टर को हम, एटलीस्ट इन्फोसिस को हम देख सकते हैं। ठीक, ये बात सर, वो कौन सा होता है आपने, इन्फोसिस और इन्फोसिस सर, इन्फोसिस को बेस बनाकर अपन ने बात की थी पहले। चलिए, ठीक है, तो मार्च के अंदर इन्फोसिस आपकी तरफ से आ गया, अमर राजा बैटरीज मैम की तरफ से आ गया, बाकी अदानी ग्रुप के समूह पे आप लोग पॉजिटिव हैं, तो एक अदानी समूह, इन पर जो है हम आज का थंब लगाते हैं और इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही, लेकिन अगले सेगमेंट की तैयारी करें उससे पहले कुछ एक टिप्पणियां दर्शकों की ले लेते हैं, और ये सेगमेंट हम 11:30 बजे अपलोड कर देंगे। तो जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ जो है, कई लोग एक बार में एक ही प्रश्न को इतनी बार भेज देते हैं कि क्या ही किया जाए। इस बीच KRN हीट एक्सचेंजर पर सवाल आया है, ये आप ही ले लीजिए अमित सर, आपसे थोड़ी सी बातचीत कम हुई है, तो KRN हीट एक्सचेंजर लीजिए, फिर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं आज के PSU स्टॉक्स को लेकर के। सर, KRN जी, स्क्रीन पर है सर, KRN हीट एक्सचेंजर। नहीं मिल रहा हो तो बताइए, फिर अंबाला मैम की तरफ। मिल गया सर जी। सर, इसमें अभी देखिए, अभी फ्रेश ब्रेकआउट भी आया है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बाजार अभी डेली चार्ट पैटर्न में थोड़ा ओवरबॉट दिख रहा है, लेकिन ये चार्ट पैटर्न तो कभी भी एक्सपांशन की ओर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इसे होल्ड करना चाहिए अगर किसी के पास है तो। हालांकि यहाँ पर री एंट्री करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे लगता है ये 1200 रुपए तक चलेगा बिल्कुल जी। तो अगर किसी को रिस्क लेना है तो 950 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 1200 रुपए तक के लिए अभी भी एंट्री कर सकता है। किसी के पास लोअर लेवल का माल है तो होल्ड करे, 850 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक टिप्पणी और ले लेते हैं और उसके बाद से सेगमेंट की तरफ। मैम जरा एक बार
1973 पे 770, हालांकि भारतीय एयरटेल में बात हुई है, एक MTF पे लेकर के लिया हुआ है मोहित जी ने, और इन्होंने धनराशि भेजी है, कह रहे हैं नीड ए व्यू फॉर ए वीक, एक हफ्ते का व्यू चाहिए इनको भारतीय एयरटेल को लेकर के। एक हफ्ते में कुछ नहीं होगा, मतलब इट इज, पहले तो उसको अभी और थोड़ा नीचे आना है, तो कंसोलिडेशन के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। एक हफ्ते का स्टॉक नहीं है वो। एक हफ्ते का वो नज़रिया नहीं सर। मान लीजिए कि अभी वैसे भी इतनी वोलेटाइल मार्केट में ना 2-3 एक दिन ठीक है, अगर आपका तुक्का लग गया तो अच्छी बात है, या फिर एक्सपर्ट की सलाह से कुछ मिल जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन अच्छा। हाँ, कुछ कह रही क्या मैम? पहले तो थर्मेक्स 3200 रुपए का टारगेट दिया था, जी, हो आज गया? हिट हुआ है। हाँ, हाँ, बुक कर लीजिए। ठीक। बुक करने के लिए भी मतलब आप उसको 60% बुक करना, अभी भी इसमें जगह बची हुई है। ठीक। यहाँ से भी 15% अपसाइड जा सकती है। जी, जी। KRN हिट एक्सटेंड के बारे में बोलने दीजिए प्लीज। हाँ। 26 फरवरी को ये ट्रेड गया था 870 875 पर, 1000 तक के टारगेट दोबारा अटेम्प्ट था, वो दोबारा दिया गया था, हो गया है। सो अभी मतलब रचित जी ने भी उसको पॉजिटिव ही लिया है, मैं भी उसको पॉजिटिव, अभी भी इसको आप होल्ड करके चल सकते हैं। हाउएवर 1000 पे टारगेट था जो हो गया फाइनल, अभी तो आपकी मर्जी है कि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 1200 का इन्होंने बोला है वो बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के पहले अगले सेगमेंट का रुख करेंगे और बात करेंगे PSU स्टॉक्स को लेकर के, और PSU स्टॉक्स में पहला काउंटर जिसमें कि हम पावर को लेकर के शुरुआत करना चाहेंगे। अमित सर, NTPC देखिए कैसा लग रहा है, 384 के आसपास पहुंचता हुआ। NTPC पे अभी क्या सलाह रहेगी? 384 385 के आसपास पहुंचता हुआ क्या करना चाहिए NTPC में? सर इसमें भी आज ही NTPC में आज ही फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ये कल से लेके अभी तक करीब करीब कल से भी नहीं, इनफैक्ट 362 रुपए से 382 रुपए हुआ है। इसको लिया जा सकता है विपुल जी, काफी टाइम बाद इसने ब्रेकआउट जोन पर आया है, तो मुझे लगता है ये 400 रुपए तक तो आराम से चल सकता है। अगर किसी को लोअर लेवल पे मिलता है 380 378 के आसपास, तो एक बार बाय करना चाहिए। 374.90 का स्टॉप लॉस होगा, 400 रुपए के टारगेट होंगे। चलिए ठीक है, NTPC में बात हो गई। सौरभ गोयल जी कह रहे हैं विपुल जी आपने एक बात मिस कर दी है, लास्ट थर्सडे को अमित सर ने बोला था कि अभी सेल मत करो, मंडे को बाजार 2-3% ऊपर देगा, और USSC के ऑर्डर के बाद एग्जैक्टली ऐसा हुआ। हैट्स ऑफ टू अमित सर। तो ये सर अमित जी जो बाजार में बीच में रिकवरी आई थी उसको लेकर के टिप्पणी आई है। लेकिन चलिए मैम, पावर ग्रिड, अगला सवाल आपसे पावर पर। पावर ग्रिड पे लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अच्छा मोमेंटम भी दिखाया है, 306 307 धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, पर आगे बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। क्या व्यू है आपका 307 के आसपास? एनर्जी ओवरऑल पैक को लेकर मैं अभी भी बुलिश हूँ, लेकिन जो सस्ता स्टॉक है उसी को खरीदते हुए आगे बढ़िए। यह 6 महीने तक होल्ड करने लायक सेक्टर है। सो नाउ कमिंग बैक टू पावर ग्रिड, एनर्जी कोई भी बनाए, इसके पीछे का लॉजिक मैं पहले भी दे चुकी हूँ। एनर्जी कोई भी बनाए, सप्लाई का काम, ग्रेडिंग का काम अगर किसी को करना है, सो दैट इज द ओनली कंपनी इन द मार्केट एज ऑफ नाउ, दैट इज पावर ग्रिड। तो इसके बिजनेस में वो बात है जिसको आप एनर्जी के एक कोर सेक्टर के तौर पर, स्तंभ के तौर पर आप लेकर, प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप लेकर चल सकते हैं। नाउ अभी आ गया है, ये इतना एक्सप्लेनेशन मैंने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि 310 आज हिट हो गया, तो अब फ्रेश बाइंग करने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए कि अगर आपको फ्रेश खरीदनी है, खरीदारी करनी है, तो 290 के आसपास का वेट करो, तब इसमें फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। जिसमें कि अब इसके बाद जो नए टारगेट्स होंगे, जो नए बायर्स जो बनते हैं, उनके लिए कम से कम 320 का और 350 का टारगेट कम से कम आप मान के चलिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर अपना स्ट्रिक्ट रखिए और छोटा रखिए कि पुल बैक में आप फंस ना जाएं। सो दैट्स द आइडिया। और 270 रुपए का स्टॉप लॉस, 290 की बाइंग करेंगे, 270 रुपए का ही स्टॉप लॉस रखेंगे, 320 और 350 के मिनिमम टारगेट हम देख सकते हैं। तो अभी फ्रेश बाय आज नहीं करना है, जो है पहले से वो चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग आज कर सकते हैं, दोबारा 290 पे बाय करिएगा। हाँ चलिए, तो ये बात पावर ग्रिड को लेकर के आती हुई। सर जरा इरेडा देख लीजिए, ये भी चलेगा कि नहीं चलेगा, या इसमें अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? सर अभी जो चलने वाले लगता है मुझे बैंकिंग, पावर, मेटल, इनमें फोकस करना चाहिए। बाकी एरिडा अभी 125 75 चल रहा है, मुझे लगता है लंबे समय के लिए एक्यूमुलेट करेगा ये। लेकिन एक डिप में एक बार के लिए इसको बाय किया जा सकता है 111 रुपए, तो बहुत नीचे हो जाएगा। ये आपका करीब करीब 118 रुपए 119 रुपए के आसपास एक डिप दे सकता है, वहां से बाउंस बैक, प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग 135 रुपए तक की दिख सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस में तो नहीं, लेकिन थोड़ी डिप मिले 125 127 117 118 के आसपास, तो वहां पर एक बार बाय पोजीशन प्लान कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात इस पर हो गई। मैम PFC
पीएफसी ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी इस पे क्या करना चाहिए? 420 पे पहुंच चुका है, क्या अभी भी कोई गुंजाइश है या नहीं? डिपेंड करता है कितने समय के लिए ये क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेड देख रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो दिसंबर से मतलब 20 दिसंबर के स्विंग बाद ट्रेड की के जो लिहाज से बता performance दीजिए हुई है, मैम जी। नहीं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से दिस इज नॉट द राइट टाइम, सिंपली नॉट राइट टाइम है कि आपको कम से कम यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है या जो मेंटेन करना चाहिए पड़ेगा। एक्चुअली इसका नेचर वैसा है कि आपको कम से कम 370 रुपए का स्टॉप लॉस है, 420 पे चल रहा है, आपका पहला टारगेट यहाँ पे सिर्फ 440 का होगा। तो आधे 1 रुपए खोना है और 50 पैसे पाना है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनता। थोड़ा वेट कर जाओ और 400 के 405 के आसपास मिले तो खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें कि टारगेट 440 और 470 होंगे और स्टॉप लॉस सिर्फ आपको यहाँ पर 370 का मेंटेन करना है। नाउ जो लोग पहले से पीएफसी में हैं, आप मत घबराइए, आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। इट्स अ गुड काउंटर। फ्रेश बायर्स के लिए थोड़ा सा सजगता से बाय करने की सलाह है। फ्रेश बायर के लिए सजगता से खरीदारी करने की सलाह है। एक क्लास काउंटर ऐड कर लेते हैं पावर में, उसके बाद से फिर सीधे मेटल पे जाएंगे। एनएचपीसी सर जरा देख लीजिए, काफ़ी लोगों की क्वेरीज है, ये दर्शकों की मतलब डिमांड पे ये सवाल ले रहे हैं। हालांकि कोई खास मोमेंटम नहीं है, 75 के आसपास ही चल रहा है, 75-76 पे। एनएचपीसी ऑलमोस्ट फ्लैट, क्या करना चाहिए? एनएचपीसी को 73.90 के स्टॉप लॉस से ऐड किया जा सकता है विपुल जी, करंट मार्केट प्राइस से 75 रुपीज तक। मुझे लगता है आने वाले समय में एक बार 76, 70 और प्रोबेबली 78 रुपए तक के हम इसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात हो गई एनएचपीसी को लेकर के। अब आते हैं मेटल को लेकर के। मैम सबसे पहले देखिए सेल को क्या करना चाहिए। सेल में अभी जिस तरीके से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सेल और नाल्को दोनों देख लीजिए। और हिंडाल्को पे और हिंदुस्तान जिंक पे मैं चाहूँगा कि सर अपनी राय रखें। पहले अम्बाला मैम आप। थैंक यू। सेल फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं, जो है वो होल्ड भी कर सकते हैं। 166 पर है, 150 रुपए का सिर्फ स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। और यहाँ से आपके लिए जो टारगेट है, जो पुराना भी हाई बना था, वो तो बेयर मिनिमम है विच इज 175। और उसके बाद मुझे बहुत आसानी से एक साल भर के नजरिए पर 200 तक जाते हुए लगता है। सो आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस स्टॉक। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक है। स्विंग के लिए सिर्फ 175 का टारगेट होगा, 200 का वेट करना चाहिए। ये एक सिंसियर सजेशन है। ठीक है। बाकी आपने नेशनल एल्यूमिनियम बोला है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा और टूटे, नहीं टूटे कोई बात नहीं। अब इसमें आपको स्विंग ट्रेड प्लान करना है तो 357 रुपए पर खरीद के स्विंग ट्रेड अटेम्प्ट है ये। तो इसमें स्टॉप लॉस छोटा ही रखना है, विच इज 50 दिन का जो इसका मूविंग एवरेज है वहीं पर स्टॉप लॉस रखिएगा। 335 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस रखिए क्लोजिंग बेस पर। अभी बाय करके चल सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पे 370 का, 390 रुपए का दूसरा टारगेट बन जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस जो बताया है वही स्ट्रैटेजी जो यहाँ पर प्ले हो रही है, उस स्ट्रैटेजी से बाहर मत जाना, वरना फिर फंसोगे आप। ठीक है। सर अमित सर आपके काउंटर्स पे क्या स्थिति है? सर हिंडाल्को मुझे ऐसा लगता है अभी 940 रुपए 80 के आसपास चल रहा है। एक बार यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस से 921 रुपए तक हम इसको ऐड कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से 925 रुपए मान के चलिए। स्टॉप लॉस होगा 914 रुपए नीचे पैसे का, 914 रुपए के नीचे का। एक बार के लिए अगर 955 रुपए के ऊपर ट्रेड करा जाए तो सीधे इसका ब्रेक लगेगा 1000 रुपए पे। और किसी को लंबे समय के लिए होल्ड करना है, 3 से 6 महीने दे सकता है, तो 1100 रुपए भी बुरे नहीं लगते हैं। और दूसरा सर हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान कॉपर निकाल रखा था मैंने। चलिए कॉपर निकाल दीजिए सर, कोई कॉपर जिंक कोई भी चल जाएगा। सर हिंदुस्तान कॉपर में हमने लास्ट टाइम बात करी थी और अभी इसने कुछ 8 दिन पहले 750 रुपए का हाई टेस्ट करके अभी 575 रुपए तक चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी एक बार शॉर्ट कवरिंग के रूप में 600 रुपए और 625 रुपए तक हम देख सकते हैं इसको। डिप में बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट 665 रुपए तक करंट मार्केट प्राइस से 665 रुपए तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 550 रुपए का। सॉरी, करंट मार्केट प्राइस से 570 रुपए तक बाय कर सकते हैं। 550 का स्टॉप लॉस, 590 और 625 रुपए तक के टारगेट। ठीक। चलिए मैम आप हिंदुस्तान जिंक पे देख लीजिए व्यू और संक्षिप्त टिप्पणी रहेगी अब, क्योंकि 2 मिनट बचे हैं और अगले सेगमेंट पे भी जाना है हमको 20-21 पे। और दूसरा हमारे एक दर्शक की टिप्पणी है, कहने कि सर रेलवे शेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या ये पूरी तरीके से डेड हो गया है, सरकार इसको संभालेगी कि नहीं संभालेगी, और रेलवे में कुछ खरीदना हो या नहीं खरीदना हो। मैं चाहूँगा एक टिप्पणी, क्योंकि PSUs पे बात हो रही है तो रेलवे थोड़ा सा कवर कर लीजिए, काफ़ी लोग परेशान हैं। तो पहले हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक
आना तो चाहिए था दोबारा 540-50 के रेंज में, आया नहीं। और अभी वापस से 616 पर है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने वेट करने बोला था, लेकिन आया नहीं है। सो आई एडमिट दैट। अब यहाँ पर 616 पर आप खरीद तो लो, लेकिन स्टॉप लॉस डरते हुए और छोटा रखिएगा, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ से ये 640 एक बार हिट करेगा एंड 640 के बाद मोस्ट लाइकली 655 भी। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से मैं एक बार इसको अटेम्प्ट करने की सलाह दूंगी, कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 570 का मेंटेन करके चलिए। 616 पर अभी चल रहा है। जैसे जो टारगेट्स दिए हैं उसके बाहर और जो स्टॉप लॉस दिया है उसके नीचे मत जाइएगा प्लीज। ठीक है। रेलवे में बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। और रेलवे देखिए टाइम लगेगा विपुल जी। अभी अगर एसेट लिक्विडेशन शुरू होंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपने पेशेंस रखे हैं एज एन इन्वेस्टर 2 साल 1.5 साल, थोड़ा सा और रख लीजिए, क्योंकि अब समय लगता है, क्योंकि प्राइस टेक्निकल्स वगैरह के हिसाब से, सेंटिमेंट्स के हिसाब से थोड़ा सा इनमें आपको एग्जिट्स थोड़े से, या तो बहुत ऊपर के भाव पर है तो आपको लॉस कम वाले एग्जिट्स मिल जाएंगे, और अगर आपने आसपास के लेवल्स पे बाय किया हुआ है तो आपको थोड़े बहुत प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर दिख जाएगी। लाइन से अगर मैं बोलूं तो अगर आप कुछ स्टॉक्स को ले, जैसे आरबीएनएल हो गया, आरबीएनएल जैसे, आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक्स, कम से कम 15 से 25% की अपसाइड की पोटेंशियल अगले 6 महीने में तो कर सकते हैं। तो ये एक नजरिया है, उसको आप देख लीजिए, आपकी बाइंग कितने की है उसके हिसाब से आप लेके चल सकते हैं। डेड नहीं हो गया है ये सेक्टर, डेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया की बहुत आप समझ रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है रेलवे इंडस्ट्री जी। आखिरी के 1 से 2 मिनट में, एक मिनट में आप लोगों की टिप्पणी जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर हैं और इस तरह की संभावनाएं हैं कि कुछ डिफेंस पैक को लेकर के कुछ बातचीत होगी। तो डिफेंस में क्या फिर से कुछ जान आती हुई दिखाई दे सकती है एचएल जैसे शेयरों पे, जो कि पहले ही काफ़ी हताहत हुए हैं? क्या व्यू रहेगा अमित सर आपका BEL-HL को लेकर के, आपकी टिप्पणी डिफेंस को लेकर के? जी विपुल जी, डिफेंस में, रेलवेज में सब 2 वजह से फंसे हुए हैं। एक तो खबरों पर शेयर खरीदारी करना, और दूसरा ये समझना कि बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होंगे और फंड एलोकेशन होंगे और बाजार आउट परफॉर्म करेगा। तो मुझे लगता है एक बार खबर आने देते हैं और उसके बाद रिएक्शन करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि हाथ से छूट जाए। यानी बाजार में ऑलरेडी हम लोग रेलवे सेक्टर्स में, डिफेंस में पेन देख रहे हैं, और बढ़ने की इमीडिएटली बढ़ पाने की वजह इसलिए नहीं लगती क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, और एक बार बाजार किसी को अपने ताबूत में ले लेता है तो उसको बड़ा रुलाता है। तो मुझे लगता है एक बार खबर आने देते हैं विपुल जी, उसके बाद रिएक्शन करेंगे। अभी एक्सपेक्टेशंस पे काम, अपेक्षा दुख का कारण होती है। अभी अपेक्षाओं पे जाएंगे, कुछ नहीं हुआ तो फिर से वो पेन बढ़ जाएगा अगर एवरेज आउट करते हैं और पैसा डालते हैं तो। चलिए ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं। अब अंबाला मैम को भी सुन लेते हैं। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है, और कई बार क्या सेंटिमेंट बदलेगा इस दौरे से? कुछ बातचीत होगी और कभी क्या करना चाहिए? कोई पसंदीदा शेयर है क्या अभी? देखिए अमित जी ने जो बात पे एक पिन पॉइंट रखा है ना, वो बिल्कुल सही सटीक बात है कि न्यूज पे खरीदा नहीं जाता, न्यूज पे तो बेचा जाता है। तो पहले आप देखिए, चीजों को आने दीजिए क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ उस न्यूज के लाइट में आपको अपने चार्ट्स भी देखने हैं। अब आपकी पसंद के इसमें 2-3 सेक्टर्स में मुझे लगता है कि फायदा होने वाला है। 2 सेक्टर के नाम मुझे लगता है कि एक तो डिफेंस, यस, दूसरा सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही, लेकिन एग्री के मामले में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आदान प्रदान के बारे में कुछ बातचीत हो सकती है। सो थोड़ा सा उसके बारे में और क्लैरिटी आने दो, फिर इसके बाद में हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे। मेरी नजर में जैन इरिगेशन एक स्टॉक है, बट पहले उसको आने दीजिए, क्या ये निकलता है, इस मुद्दे के ऊपर बात होती है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में या नहीं, तो थोड़ा सा वेट करना ठीक है। बट टू बी स्पेसिफिक, HAL जैसे स्टॉक, ये जैसे स्टॉक जो है, मैं HAL में भी 3,500 का वेट कर ही रही हूँ, एंड मैं वेट करूंगी कि वो 3,500 आ जाए, क्योंकि टेक्निकल्स बहुत कुछ बताता है, फंडामेंटल्स बहुत कुछ दिखाता है, और सबके कॉम्बिनेशन से जब आपको एक व्यू बना के चले तो उस पर आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मेरी ये एंट्री है, मेरा ये स्टॉप लॉस है, मेरा ये टारगेट है, और इसका ये रीजन है। तो वो रीजन बनने दीजिए, वो रीजन बनने दीजिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अब PSU वाले सेगमेंट्स को आज थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं और अगले सेगमेंट का रुख करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे हमारे विशेष सेगमेंट ब्रोकर बोले की। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, और क्या कह रहे हैं ब्रोकर, खास तौर से जितनी वॉलेटिलिटी बाजार में हो गई। कल हमने देखा बड़ी गिरावट, आज एक शानदार रिकवरी। ऐसे में क्या खरीदें क्या बेचें? बहुत सारी रिपोर्ट्स को पढ़ करके उसमें से 4 शेयर लेकर के जो है हर्ष लेकर के आते थे, लेकिन हर्ष अनुपस्थित हैं। तो अभिषेक ने जो है
तीर कमान जो है वो अपने हाथ में ली है और शानदार धुरंधर 4 शेयर लेकर के आए हैं। अभिषेक, क्या कह रहे हैं ब्रोकर, और कहाँ पे खरीदारी, कहाँ पर बिकवाली की सलाह है? पहली कंपनी, उसका सेक्टर कौन सा है? सबसे पहले सेक्टर की कंपनी है आईवे ग्लासेस की कंपनी सर, लेंसकार्ट, और इसको मैक्वारे ने आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए दिखी हुई है और यहाँ पर 500 रुपये का टारगेट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। कॉल जो दी है वो आउट परफॉर्म की दी है। हालांकि आज ट्रेडिंग के समय आप देख रहे होंगे 500 रुपये का जो टारगेट है वो इसने अचीव कर लिया है। लेकिन रिपोर्ट्स में क्या क्या कहा गया है वो बता देते हैं आपको। इसमें कहा गया है कि एआई स्मार्ट ग्लासेस की एडॉप्टेशन जो है उसकी वो ये पोटेंशियल बेनिफिशियरी बन सकती है। इसके अलावा एआई स्मार्ट ग्लासेस के लिए गो टू मार्केट की जो स्ट्रैटेजीज है इसके लिए ये सबसे बड़ी प्लेयर बनकर उभर रही है। वहीं 430 शहरों में इसके करीब 3,100 स्टोर्स हैं, जिससे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत बड़ा हो जाता है। वहीं एबिटा के लिए बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2028 के बीच में, फाइनेंशियल ईयर 2028 के बीच में 3.5 गुना तक इसके बढ़ने का अनुमान बताया गया है। वहीं इसके अलावा ये बोला गया है कि ये जो अनुमान है ये प्री इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। तो ये है इसकी जानकारी। पहली कंपनी आज की लेंसकार्ट, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है, लेकिन टारगेट तो मतलब 4-5% में पूरे हो गए, क्या ही कहा जाए। लेकिन इसको जो है इस सेक्टर को लेके, शेयर को लेके, इसकी वैल्यूएशन को लेकर के अमित सर क्या व्यू है आपका? मतलब आप सहमत हैं? आप सहमत तो क्या ही होंगे, क्या यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड की संभावना है? सवाल ये होना चाहिए, आपका व्यू क्या है अभी लेंसकार्ट को लेके? हम 3 लोग बैठे हैं, तीनों लोग चश्मा लगाए हुए हैं मेरे ख्याल से। अभिषेक थोड़े से मतलब जो है धुरंधर हैं तो उन्होंने नहीं लगाया हुआ है, बाकी हम 3 तो हैं ही हैं। जी सर। अभिषेक जी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर मुझे लगता है टारगेट अचीवेबल है, आराम से अचीवेबल है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है टारगेट अचीव करने के लिए। तो अगर किसी को लेना है तो 495 रुपए से 500 रुपए की रेंज में ले सकता है। 550 रुपए का टारगेट इंटैक्ट है। अगर 2-3 महीने होल्ड करता है तो उसको 575-580 रुपए तक भी देखा जा सकता है। 575-580 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 495-500 के बीच में आप इसको खरीद करके जा सकते हैं। चलिए, हर अगली कंपनी बताइए। सॉरी अभिषेक। सर, अगली कंपनी आईटी के सेक्टर की कंपनी। हालांकि आईटी सेक्टर जो इंडेक्स है वो काफी डाउन चल रहा है, लेकिन टीसीएस को लेकर यहाँ पर सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए 3,593 रुपए का टारगेट दिया है। यानी कि करंट अगर भाव से देखें तो करीब 35 से 36% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके लिए रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? वो कह रही है कि टीसीएस ने इंटरप्राइज में लार्ज स्केल एआई एडॉप्टेशन एक्सेलरेट करने के लिए सर्विस नाउ के साथ साझेदारी की है। सर्विस नाउ एक एआई प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके साथ ये साझेदारी की है। और सर्विस नाउ को यहाँ पर काफी कॉन्सेंट्रेट किया गया है क्योंकि इसने एंथ्रोपिक और ओपन एआई जैसी एआई कंपनीज के साथ साझेदारी की है, जिससे उसके प्लेटफॉर्म को और बेहतर किया जा सके। सर्विस नाउ के लिए कहा गया है कि इसकी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और फाइनेंशियल ईयर 2026 में 19.5 से 20% का ग्रोथ का अनुमान इसके लिए भी जताया गया है। इससे उन कंपनियों को फायदा होगा जो इस सॉफ्टवेयर को लागू करेंगी। कुल मिला के ये बताया गया कि सर्विस नाउ के साथ जो भी आईटी कंपनी जैसे कि टीसीएस जो साझेदारी करेगी, उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी, उसकी एआई सर्विसेज का इस्तेमाल करेगी, तो उनको यहाँ पर फायदा होता हुआ दिख सकता है। हाँ, टीसीएस एक और कंपनी जो है काफ़ी मतलब जो है झंझावत जिसे कह सकते हैं से गुजर के करके पूरा सेक्टर ही गुजर रहा है। इन सबके बीच में करीब 1,000 रुपये ऊपर के टारगेट अगर आए हैं तो थोड़ा सा आशा की किरण बढ़ जाती है। मैम, सीएलएसए का 1,000 रुपये ऊपर के आसपास का टारगेट कैसा लग रहा है आपको? सहमत हैं आप सीएलएसए की रिपोर्ट से? मैं बिल्कुल इस रिपोर्ट से सहमत हूँ। आपका आप ये समझ के चले कि दिस इज द फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी यहाँ पर इस हर इंडस्ट्री की तरह इस बार आईटी में वो दिखने वाला है। सो यहाँ पर और जिनके पास डीप पॉकेट्स, फ्री कैश रिजर्व्स, कैश फ्लो जिनके पास में, फ्री कैश रिजर्व जिनके पास में ज्यादा है, वो कंपनीज यहाँ पर अपने इस बड़े एक्सपेंशन मोड को सर्वाइवल कर जाएंगी। टीसीएस उसमें से एक बड़ा नाम है, बड़ा दावेदार है। सो सेइंग दिस, आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स पे ट्रैक करना है। अभी टीसीएस आप 2650 पर खरीद सकते हैं विद अ व्यू कि आपको इसको 2350 पर भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स 29,000 आ रहा है तो ये जो लार्ज कैप्स है उनके भरोसे ही आएगा। रही बात जो टारगेट इन्होंने दिया है, मेरी तरफ से क्लियर मैंने एक व्यू रख दिया है कि आप आज भी खरीदिए और 2350 पर भी उतने ही शिद्दत से खरीदिएगा जैसे आप आज खरीदने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर सारा नैरेटिव मार्केट में बदल गया तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 29,000 नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो वही सबसे लास्ट पॉइंट मेरी नजर में बनता है। उसके आसपास से फिर कंसोलिडेशन और रिवर्सल ही होगा, यानी अपसाइड की मूवमेंट शुरू होगी। सो ये बहुत क्लियर व्यू मैं लेकर के चल रही हूँ इस इंडस्ट्री को लेके। नाउ इसमें जो टारगेट उन्होंने दिए हैं 3,000 मतलब 3600 के आसपास के टारगेट्स इन्होंने दिए हैं, ये अचीवेबल है और ये सिर्फ 1 साल लगेगा। तो आप इस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अच्छे टारगेट से कंपनी सर्वाइवल के जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसमें फिट बैठती है। चलिए ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करेंगे और चलते हैं अभिषेक के पास। जी अभिषेक। डिफेंस सेक्टर की सर कंपनी है HUL, जैसे कि आपने बताया था कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल भी गए हैं और डिफेंस को लेकर शायद बातचीत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर CLSA ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए इसको 5,436 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, यानी कि 36% का अपसाइड पोटेंशियल इसमें देखने को मिल सकता है। HUL के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से 30 के बीच लगभग 33 अरब डॉलर्स के इसको ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। इसमें हेलीकॉप्टर और सुपर सुखोई जैसे ऑर्डर्स की यहाँ पर ये शामिल हो सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका ऑर्डर लगभग बैकलॉग जो होगा लगभग 88% से बड़ा है और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2027 तक बैकलॉग 28 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। वहीं सरकार ने 3.6 अरब के हेलीकॉप्टर ऑर्डर को यहां पर मंजूरी दी है। 2026 की दूसरी तिमाही में MK-1A फाइटर की डिलीवरी भी यहां पर शुरू हो सकती है और साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE इंजन डिलीवरी और GE414 प्रोडक्शन डील जो है वो बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स यहां पर साबित हो सकते हैं। वाह, तो शानदार रिजल्ट, शानदार टारगेट्स यहाँ पर CLSA ने दर्शाए हैं 5436 के। अमित सर, अभी थोड़ी सी बातचीत तो हुई थी पिछले सेगमेंट में डिफेंस को लेकर के, लेकिन CLSA ने काफ़ी दर्द झेला है सर, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑर्डर भी यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन एक दो हादसे ऐसे हुए जिसकी वजह से सेंटिमेंट ख़राब हुआ है HUL को लेकर के। लेकिन क्या जैसे अंबाला मैम कह रही वो 3500 आएगा, आप उससे सहमत हैं या फिर CLSA के साथ जाना चाहेंगे जो कि अभी करंट लेवल पे 5436 तक के लेवल जाता हुआ दिखाई दे सकता है? आपका व्यू क्या है HUL को लेकर के? सर मैं दोनों बातों से सहमत हूँ, अंबाला मैडम से भी सहमत हूँ और CLSA के टारगेट से भी सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है इसके एंट्री पॉइंट 3800 रुपए, 3600 रुपए और 3400 रुपए स्टैगर्ड वे में होने चाहिए। 3800 रुपए में पहली बाइंग होनी चाहिए, 3600 रुपए गिरता है तो वहां पर फिर से एड ऑन होना चाहिए और 3400 रुपए में भी होना चाहिए। लंबा नजरिया होना चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 साल, तब तो हम ये टारगेट्स के भाव को देख सकते हैं। लेकिन गिरते हुए मार्केट को भी खुशी एक्सेप्ट करना है कि मुझे और सस्ता अच्छे रेटों में और खरीदने मिल रहा है। तो सहमत है यहाँ पर और दोनों से सहमत है, दोनों से सहमत है। ये मतलब आपने भी बैलेंस बना ही लिया, मतलब जो है ना, मतलब इधर भी सही हर तरफ सही। अद्भुत। चलिए लास्ट काउंटर के लिए चलते हैं अभिषेक के पास और देखते हैं कि अगला काउंटर आखिरी शेयर जो है वो किस सेक्टर या थीम से निकल के आया है। जी हाँ, JSW स्टील को यहाँ पर मैक्वारे ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और सर यहाँ पर जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो 1319 रुपए का टारगेट प्राइस है, यानी कि करंट भाव से करीब 3.5% का इसमें अपसाइड पोटेंशियल भी दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्टील की जो मांग है वो काफ़ी मजबूत है और फाइनेंशियल ईयर 2026 में अब तक यानी कि फाइनेंशियल ईयर Y2D की अगर बात करें 2026 की तो लगभग 7 से 8% की या ईयरली ग्रोथ दिख रही है। दिसंबर 2025 के बाद डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस करीब 9% बढ़े हैं, जिसमें सरकार की ओर से जो स्टील इंपोर्ट पर 12% का सेफगार्ड ड्यूटी 3 साल के लिए जो लगाया गया था वो एक मददगार ट्रिगर यहाँ पर साबित हुआ है। इसके बावजूद भारतीय स्टील जो कीमतें हैं अभी भी इंपोर्ट कीमत से लगभग 102% ही सिर्फ महंगी है, जबकि पिछले 3 साल में ये औसतन जो था 5 से 7% का यहाँ पर प्रीमियम भरना पड़ा था। कीमतों में अभी भी बताया जा रहा है कि 1000 से 1500 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी की यहाँ पर संभावना जो है वो दिख रही है। वाह, चलिए तो हर तरह की थीम को पकड़ने की कोशिश जो अभिषेक ने आज की है तो ये मतलब जो है काफ़ी काबिल तारीफ बात है। डिफेंस ले लिया, प्रधानमंत्री दौरे पे थे, मेटल में तेजी के लिए JSW स्टील ले लिया, TCS आज के सबसे बड़ा ट्रेंडिंग है। तो अलग अलग जो स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी शानदार, जहाँ पर रिटेलर्स की भूमिका काफ़ी बड़ी होती है और रिटेलर्स के काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। तो JSW स्टील, मैम क्या व्यू आपका? मैक्वेरी आज हम लोग बातचीत कर नहीं पाए JSW स्टील पे, काफ़ी सारे मेटल स्टॉक से बातचीत हुई। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग 1319 का टारगेट, आप सहमत हैं इस टारगेट से? आई एग्री वेरी वेल एंड इनफैक्ट मुझे लगता है टारगेट कम दिए हैं क्योंकि दिसंबर 2025 में मैंने 1 साल का नजरिया 1166 पे दिया था 1230 से लेकर के 1500 के टारगेट के लिए। और मुझे याद जहां तक आ रहा है ये मतलब न्यू ईयर वाले स्टॉक लिस्ट में भी था जो आप लोगों के साथ में शेयर की थी। तो यस, टारगेट इन्होंने पहली बात तो इतना तो जिन्होंने बोला वो तो बहुत ही पॉसिबल है, बट ये 1500 तक का कैंडिडेट है। सो कहने का मतलब ये है कि जो आउटलुक दिया है पॉजिटिव अपसाइड के लिए, आई एग्री विद इट, लेकिन जो टारगेट दिए हैं 1390 अंडर छोटे टारगेट दिए हैं, ये 1500 तक स्ट्रेच करेगा और इसी साल की बात यहाँ पर हो रही है, यानी दिसंबर 26 होते होते कंप्लीट ये 1500 तक भी आपको दिख जाएगा। सो इफ यू आर ऑलरेडी इन, होल्ड कर जाइए। फ्रेश बाय करने का अगर आपका विचार है तो अब खरीदने वालों के लिए पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट का सजेशन मेरी तरफ से रहेगा। 1270 पर तो नहीं लेना है बिल्कुल भी, 1250 के आसपास से 1200 की रेंज तक खरीदे और स्टॉप लॉस एक 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है इसका 1100 पर मेंटेन करिएगा
एंड सिंपली टारगेट्स के लिए होल्ड करिए। जो ये पहला टारगेट है 1319, ये तो है ही, 1500 भी पॉसिबल है, 1500 तक भी पॉसिबल है। चलिए, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है। हर्ष और अभिषेक की ये जोड़ी काफ़ी कमाल कर रही है। हर्ष की अनुपस्थिति में अभिषेक ने और बेहतर प्रदर्शन किया, तो अब शानदार अभिषेक। तो उम्मीद करते हैं कि हर्ष जल्दी स्वस्थ भी हो, लेकिन उसके बाद भी आप बीच बीच में आते रहें, अपनी उपस्थिति यहाँ पर इस कार्यक्रम में दर्ज कराते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। फिर 1 बजे मिलेंगे आपसे तो IPO बाजार की हलचल में। लेकिन इन सब के बीच में क्या हो, कुछ हलचल हो रही है हमारे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम तो समाप्त करने का वक्त हो गया, क्या कुछ 11:30 बजे हमारा सेगमेंट अपलोड हुआ है, जाइए देखिए उसे। बहुत शानदार धुरंधर शेयरों पे बातचीत वहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। मार्च सीरीज में ये बनेंगे धुरंधर, ये जो है हमारा थंब है यहाँ पर, और ये सहमति से बनाया गया है। जो हमारे तमाम एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ करके जो है सीरीज मतलब इसका नाम रखा गया है। इस पर बातचीत हुई है। वारी एनर्जी, प्रीमियम एनर्जी, श्रीराम पिस्टन, अनंतराज, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी इंटरप्राइजेज, IRFC, भारतीय एयरटेल, वेदांता, टाटा स्टील, एथर एनर्जी, PNB हाउसिंग फाइनेंस, सुजलॉन, अमर राजा बैटरी जैसे शेयरों पे हुई है बातचीत। और जो शेयर्स बताए गए हैं अमित जी की तरफ से और अंबाला मैम की तरफ से और अंशुल जी की तरफ से, वो शेयर पे को जो है कि कौन से पसंदीदा शेयर हैं उनके मार्च सीरीज के, उसको हमने थंब में शामिल किया। और बाकी सारे शेयर भी हैं, जाकर के सेगमेंट देखिए, अपनी टिप्पणी हमें अवश्य दीजिए। और इस सब के भी अलावा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन हमारे साथ दोपहर 1 बजे जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि सिंह जी। बहुत लोगों की नाराज़गी है कि सवाल नहीं लेते हैं, सवाल लेंगे दोपहर 1 बजे। 9354027995 1 से 2:30 बजे का समय आप लोगों के प्रश्नोत्तर के लिए ही रखा है, तो इसमें परेशान मत किया कीजिए, कई बार नहीं ले पाते हैं डिस्कशन में। 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सवाल जो भी भेजिएगा डिटेल में भेजिएगा, ताकि उसका उत्तर भी उतना ही सटीक मिल सके। मैम डिस्क्लोजर, अमित सर डिस्क्लोजर, पहले माला मैम आप। विपुल जी थैंक यू। लेकिन जाने से पहले मुझे बहुत बॉश लिमिटेड अच्छे रनिंग मूविंग सेक्टर से चल रहा है और अच्छा मूवमेंट यहाँ पर BTS ट्रेड लेना है, स्विंग ट्रेड करना है, जो करना है यहाँ पर बढ़िया मूवमेंट बनता है। तो इसको हम देख सकते हैं 37,365 पर अभी है, 37,365 यहाँ पर खरीद के स्टॉप लॉस सिर्फ आज का जो लो है इस कैंडल का 35,400 पर ही लगाना है। मिनिमम टारगेट 39,000 एंड 42,000 का मेंटेन करके हम इसको आज बाय कर सकते हैं। बाकी जो भी रिकमेंडेशंस दी है यहाँ पर मेंबर्स के पास कॉमन रह सकती है, कई बार एग्जांपल्स हैं, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसी कोई स्टॉक नहीं थी जो मैंने यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन के तौर पर दिया है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, समझते हुए काम करिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।